क्या हाल बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? सर्दियों का मौसम है, टॉपिक बहुत गर्म है आज का। पहले आपने जो डिमांड किया हमने वो आपको पढ़ाया अपने इस लाजवाब एकदम मजेदार प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर। तो आज फिर हम अपना सीजन लेके आए हैं स्प्रिंट का, जहां पर यह मौसम ना बेशक ठंडा हो पर हमारा मौसम बहुत गर्म होने वाला है। हम अपने बच्चों के लिए हर उस टॉपिक को मजेदार रूप से पढ़ाने आए हैं जो कभी किसी ने ये लगता हो कि यार इतना बोरिंग टॉपिक है, इतना लेंदी चैप्टर है, कैसे करेंगे, तो करवाएंगे हम और करोगे आप बच्चों। तो हमारी जो इस क्लास में आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो बहुत मजेदार में पढ़ने वाले हो, बहुत एक नए अंदाज में पढ़ने वाले हो। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी कि संविधान कैसे बना, किन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया, कौन वो लोग थे और उससे हम जैसे लोगों को यानी कॉमन पीपल को क्या बेनिफिट मिला, ये सब समझेंगे हम कैसे एक नेशन के एग्जाम्पल को लेके। यानी कि एक ऐसा नेशन जहां पर वो बहुत सताए हुए थे, नॉन डेमोक्रेटिक हो चुका था सब कुछ, पूरा एनवायरनमेंट नॉन डेमोक्रेटिक था। अचानक से एक हीरो आता है और वो हीरो पूरी जो पॉलिसी को चेंज कर देता है। उस हीरो पर शुरुआत में बहुत जुल्म हुए, उसे 28 सालों तक जेल में रखा गया। और उसके बाद जैसे ही वो इंसान आता है, जैसे ही प्रोटेस्ट होते हैं, वो वापस आए और उन्होंने आते के साथ ही पॉलिसी सब चेंज कर दी, माइंड स्ट्रेटेजी बदल गई, लोगों को मजबूर कर दिया। उन लोगों को मजबूर कर दिया जो कभी वहां पर जुल्म करते थे कि देखो आओ साथ मिलकर कुछ करके दिखाते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेसी बनी और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि देखो कभी अगर कोई लड़ाई भी आप पे जुल्म भी करे तो उसे भी अगर अपने साथ आप मिला लो तो आप बहुत कुछ कर सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थाम कर अपनी कॉपी, अपना पेन, रजिस्टर, अपना लैपटॉप और ये स्क्रीन जिस पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से बैठिए। तो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपनी इस क्लास में आपका और अपने इस चहीते, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का बहुत ही हॉट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की जो कहानी है हम पढ़ेंगे कंट्री को एग्जाम्पल बनाकर, क्योंकि उसने ही सबको ऐसा बेस प्रोवाइड किया कि देखो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, कैसे कोई छोटे से लेवल से लड़कर भिड़कर व्हाइट लोगों से यानी कि जो गोरे लोग अंग्रेज थे जो राज करने आए थे उनसे लड़कर कैसे आप डेमोक्रेसी तक पहुंचे। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो आपके सामने दो पोस्टर हैं, बहुत भयानक पोस्टर है। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल है वहां के नेटिव्स के लिए। कहां के नेटिव्स के लिए? साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। ये बोर्ड व्हाइट यूरोपियंस ने लगाए थे ताकि वहां के लोगों को रोका जा सके कि भाई आप यहां नहीं आ सकते। ये बोर्ड है आपको कहां पर कि कोई भी उस जंगल में अगर घुसता है अपनी मर्जी से बिना परमिशन के, किसकी? व्हाइट यूरोपियंस की, तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको वहां से गायब कर दिया जाएगा। जैसे कि अल्लादीन का चिराग ना हो गया, वो हमें ही गायब कर देगा पूरा का पूरा। इतना खतरनाक डर बिठा रखा था। सेकंड, ये फोटो आप देख रहे हो बीच की, डरबन बीच की, सेक्शन 37 उनका कानून एक बेकार कानून मैं मानूंगा जिसमें वहां के लोगों को आजादी नहीं थी कि बीच पे जा सके। मतलब आपको अपने घर के वहां अगर कोई समुद्र या तालाब है उसको इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। इस प्रकार के जो टफ कानून है, लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में पेन करते हैं। और जब पेन होता है ना तो फिर रिवॉल्यूशन होता है, और जिस दिन रिवॉल्यूशन होता है तो उस दिन बदलाव आते हैं, और ऐसे बदलाव आते हैं जिसमें फिर वो पेन में होते हैं अपोजिशन पार्टी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। किस देश के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की? साउथ अफ्रीका की। कहानी बच्चों मोटा मोटी आप समझेंगे पहले, फिर उसके बाद आते हैं अपने चैप्टर पर। एक इंसान पर ऐसा जुल्म उठाती है व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट। अब व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट आई कैसे? जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज यूरोपियंस हम पे राज करने आए, जैसे वो अपने ट्रेड के मार्ग से आए, जैसे उनका कहना था कि हम तो बिजनेसमैन हैं, पर बाद में उनकी पॉलिसी चेंज हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया और वो राज करने लग गए। ठीक उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में व्हाइट यूरोपियन जाते हैं बिजनेस करने, वहां पर फिर राज करने लग जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब हम किसी के घर में जा रहे हैं तो वहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बट
ऐसी पॉपुलेशन जब कमजोर हो और सामने वाले के पास हथियार हो और उसके पास वो ताकत हो जिसके बेस पर वो आपको सप्रेस कर सकता है, दमन कर सकता है, दबा सकता है, तो फिर आपकी जनसंख्या भी क्या कर लेगी। ठीक ऐसे ही हुआ साउथ अफ्रीका में भी। व्हाइट यूरोपियंस जाते हैं व्यापार के नाम पर और उसके बाद वहां पर रूल करना स्टार्ट कर देते। 3/4 पॉपुलेशन वहां के लोकल लोगों की थी और 1/4 इनकी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने काफी उन पर रूल किया। जिन भी लोगों ने आवाज उठाई उन्हें मार दिया जाता था या फिर उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाता था कि जिससे अगले लोग कभी वो चीज सोच भी ना पाए। ऐसे में एक इंसान निकल के आए जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के सोच के खिलाफ आवाज उठाई। उनमें से एक ऐसी सोच यानी कि व्हाइट यूरोपियंस की ऐसी थी, क्योंकि हम बार बार व्हाइट यूरोपियंस कह रहे हैं, दैट मींस कि वहां पर जो दूसरे कलर के लोग थे, नॉन व्हाइट जिन्हें कहते हैं, वो उनको अच्छा नहीं मानते थे। यूरोपियंस ये कहते थे कि हम ऊपर हैं क्योंकि हम गोरे हैं। आज भी तो भारतीय समाज में इसी नजर से लोग देखते हैं। कुछ छोटी मानसिकता वाले लोगों का मानना यह है गोरे लोग सुपीरियर होते हैं एंड जो गोरे नहीं है वो लोग सुपीरियर नहीं होते। मेरी नजर में सब कलर एक बराबर है, क्योंकि जब आप ड्राइंग करते हो ना तो बॉर्डर लाइन ब्लैक कलर से करते हो, बाल आप काले रंग से करते हो, आपके सर पर जो सम्मान का ताज जिस जगह पे रखा जाता है वो रंग काला है। आप जो इस हसीन दुनिया को देख रहे हो उन आंखों का रंग भी काला है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें जब काले रंग की हैं तो फिर गोरे रंग का इतना महत्व क्यों? ये केवल उस मानसिकता, उस अप्रोच को बताता है जहां पर लोग अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर करार करते हैं, इंफीरियर बताते हैं। ऐसा ही व्हाइट यूरोपियन साउथ अफ्रीकन को बोल रहे थे कि भाई आप लोग जो है नॉन व्हाइट्स हो तो आप लोग इंफीरियर हो। इस तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन ही कहलाता है अपार्थाइड सिस्टम, जिसे अपार्थाइड सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें रंगों का डिस्क्रिमिनेशन करके कोई बताता है कि हाँ ये गोरा है और ये काला है। इसी रंग भेद के खिलाफ, इसी कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने आवाज उठाई। आवाज उठाने के विरोध में उन्हें देशद्रोह का दर्जा दे दिया गया और उन्हें 28 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उनके साथ के 7 लोग को भी जेल भेज दिया गया। जब ये चीजें होने लगी तो जो लोग आवाज उठाते थे यूरोपियंस उनका मर्डर कर देते या उन्हें मार देते थे। और जब लगातार प्रोटेस्ट होने लगे, जब लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अब हम दबेंगे नहीं, तो ये बात व्हाइट यूरोपियंस को भी समझ में आ गई कि अब लोग समझने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। लोगों के इस विरोध से उनको अपनी माइंडसेट, स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ी। व्हाइट यूरोपियंस ने अपनी पॉलिसीज चेंज की। जो भी उन्होंने एसोसिएशन को इलीगल डिक्लेयर किया था वो उन्होंने वापस लिया। नेल्सन मंडेला जी को 28 साल के कारावास के बाद रिहा किया। सारी एसोसिएशन को परमिट कर दिया गया। उनके जितने भी लॉज थे जो उनको बंदिश करते थे, यानी कि ये डरबन बीच पर जो आपने पीछे देखा, या फिर ये फॉरेस्ट में जाने वाले, ये सब लॉज वापस ले लिए गए। और नेल्सन मंडेला जी की पहल के आधार पर ही, यानी उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि भाई देखो आपने जो कुछ किया वो किया, हमने भी बहुत कुछ किया अपोज में, तो अब हम एक ऐसा साउथ अफ्रीका चाहते हैं जो प्यार के बेस पर बना हो, जहां पर लड़ाई की सोच ना हो, जहां पर कलर की सोच ना हो, जहां पे कोई लॉज आपको रेस्ट्रिक्ट ना करता हो, हर प्रकार की आजादी और हर किसी को आजादी, और कोई भी काम हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब उसमें इंक्लूड हो। हम किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्प्लिट नहीं करना चाहते। इसी बात पर कानून के बनने की मांग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग होती है, पर इतना सरल भी नहीं था, इजी भी नहीं था। दैट वाज नॉट सो इजी एट दैट टाइम। एंड द रीजन, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। दो अलग मतलब एक ही देश में दो अलग लोगों में विश्वास की कमी थी। जहां पर व्हाइट यूरोपियंस को अपने फायदे में यह लग रहा था कि अब अगर इनकी चली तो हम मारे जाएंगे, तो उनका कहना यह था कि मेजॉरिटी रूल करे, वोटिंग अधिकार हो, बट हमारे जो प्रिविलेजेस है वो तोड़े ना जाएं। साथ ही जो कम कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी वाइज बेशक पॉपुलेशन वाइज ज्यादा थे, बट जो कमजोर थे, उनका कहना यह था कि हमारी चले, जनता की चले, हम सब मिलकर करेंगे। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी ने उनको भी, यानी कि व्हाइट यूरोपियंस को अपने साथ बिठाया, खुद बैठे और एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें कुछ
बातें ऐसी थी कि भैया सबको अधिकार है, ना बड़ा कोई होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना तुम व्हाइट हो ना हम ब्लैक हैं, कोई ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पर भाई साहब यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि हम कैसे मान लें कि हमारे जो राइट्स आप छीनोगे नहीं बाद में, क्योंकि जनता आपकी ज्यादा है, हमारी कम है। हमने आपके ऊपर जुल्म किया है, आप हमारे पर जुल्म भी तो कर सकते हो, क्या पता आप हमें कल को जेल में डाल दो। तो ऐसे अविश्वास का केवल प्रूफ करने का एक तरीका है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। तो वहां पे कुछ रिटर्न में लिखा गया कि भाई हाँ, सब कुछ जो हम बोल रहे हैं वो सब होगा, रिटर्न में हो गया तो विश्वास हो गया। फिर अल्टीमेटली जो दुनिया के नजरों में साउथ अफ्रीका जो ऐसा भयंकर देश बना हुआ था, जहां पर शायद किसी ने डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं होगा, ऐसे में बनकर आता है। शांतिवाद से पूरा एकदम सहमति बनी व्हाइट यूरोपियंस की एंड नेटिव्स ऑफ अफ्रीका की, कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को एक एग्जाम्पल दिया कि देखो कैसा एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से सब लोग प्रेरित हुए। अमेरिका भी अपने ग्रेट ब्रिटेन वॉर के बाद अपने में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। इंडिया ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। साउथ अफ्रीका से भी हमने बहुत कुछ सीखा, अमेरिका से सीखा, ब्रिटेन से सीखा, फ्रेंच से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर चीजें हमने दूसरों से 70-80% चीजें हमने ग्रेस्प करके बनाई हैं। कुछ चीजें हमारी अपनी थी जो हमें अच्छी लगी, कुछ चीजें जो उनकी अच्छी थी वो हमने ले ली। तो हम जो है एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मांगे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने सबसे सब कुछ कुछ को लिया है, जिसकी जो खासियत थी अच्छी ले ली। जब भी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल, इतना अच्छा है। तो वही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने कैसे किया। तो आते अपने टॉपिक पर, इस कहानी से आपको कनेक्ट करना बच्चों। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कहां पर, साउथ अफ्रीका में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की बात करें, भाई ये सीयू के स्पेलिंग है, पता नहीं कैसी स्पेलिंग है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत खतरनाक स्पेलिंग आ जाती है। जब इसको टाइप करने वाले हमें बहुत शिद्दत से एकदम प्यार करते हैं ना कि सर को ऐसी स्पेलिंग लिख के दो कि उसकी कोडिंग जो है केवल हम समझें और वो समझें, तो ऐसे में आता है ना। तो क्या है, नेल्सन मंडेला वॉज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका। आप मेरे साइड में जो फोटो देख रहे हैं यही है नेल्सन मंडेला। मैं क्यों इन्हें हीरो कह रहा हूं, बिकॉज जब किसी लोगों की परेशानी में कोई इंसान मसीहा गॉड बन के मदद करे ना, तो वो हीरो कहलाता है। और नेल्सन मंडेला जी को हम पूरी तरीके से सल्यूट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, आसान नहीं है किसी ऐसी पावर के खिलाफ लड़ना जिनके पास हथियार, फोर्स, ताकत, पैसा सब कुछ है। वहां पर ऐसा इंसान लड़ रहा है, लोग साथ देते नहीं देते इसकी सोची भी नहीं, कूद पड़े बस आग की भट्टी में। तो ही फॉट अपोज द अपार्थाइड सिस्टम। उन्होंने बोला ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, रंग भेद की नीति मुझे पसंद नहीं है, मैं विरोध करता हूं। और होता क्या है, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। अंग्रेजों ने बोला, व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट बोलती अरे ये विरोध करेगा, डाल दो जेल में, देशद्रोह का आरोप लगा दो इस पर। तो होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपके सामने एक टर्म आई है बच्चों, अपार्थाइड सिस्टम। मैंने बताया अपार्थाइड सिस्टम क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये दो तरह के लोग आप देख रहे हो, गोरे और नॉन गोरे, यानी कि नॉन व्हाइट्स। इनके बीच में जो दूरी है कि हम ऊपर हैं और तुम नीचे हो, यही है अपार्थाइड सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स या ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कलर के आधार पर जब लोगों को डिवाइड किया जाए ना, तो उसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। रंग कितने ही प्रकार के हों, बट यूरोपियंस के लिए मेजरली उन्होंने दो तरीके से बांट दी, व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स। व्हाइट्स मतलब प्योर व्हाइट्स, गोरे, एंड नॉन व्हाइट्स मतलब इसमें चाहे थोड़े कम गोरे हो, थोड़े कम कैसे हो, थोड़े ब्लैक हो, कैसे भी हो, बट आप नॉन व्हाइट्स हैं एंड आप इंफीरियर हैं। इनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, इनके अकॉर्डिंग हम ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। तो होता क्या है, नेल्सन मंडेला जी की बात पढ़ रहे हैं, तो द मॉडर्नाइजेशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज क्रेडिटेड टू मंडेला। जो कुछ भी आज डेवलप्ड वे में देख रहे हो, जो कुछ भी आप मॉडर्नाइजेशन देख रहे हो साउथ अफ्रीका में, ये सब अगर पॉसिबल नहीं होता अगर नेल्सन मंडेला ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी होती। और इस लड़ाई में क्या होता है कि ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ओवरथ्रोइंग द रिप्रेसिव रेजाइम एंड एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। ये जो ऑप्रेसिव बिहेवियर था यूरोपियंस का, इसको उखाड़ फेंकने में, इसको हटाने में और डेमोक्रेसी को लाने में इन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जानते हैं ना, इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम, कलर खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1993 फॉर सक्सेसफुली ओवरथ्रोइंग द अपार्थाइड स्टेट एंड एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी वाया नॉन वायलेंट मींस। यानी कि ये आप ईयर जरूर याद रखना, नोबेल पीस प्राइज इन 1993। नेल्सन मंडेला जी को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति,
अर्थात इन्होंने बंदूक नहीं चलाई, लठ नहीं चलाए, गोला बारूद नहीं चलाए, इन्होंने शांति के साथ एक कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक बना डाली। सेम वही गांधीवादी विचार, इसलिए आप देखोगे नेल्सन मंडेला और गांधी जी के विचार जो है लगभग सेम है। ये भी सत्याग्रह कर रहे हैं, वो भी सत्याग्रह, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। होता क्या है, ही वॉज द फर्स्ट कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू इलेक्ट अ ब्लैक हेड ऑफ स्टेट इन द नेशन। 1994 से 1999 तक 5 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे। एंड ताज्जुब वाली बात यह, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट, पहले काले राष्ट्रपति बनकर आए। गोरे की सरकारों में एक काला आदमी निकल के आ रहा है, अपने आप में यह बता रहा है कि कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। आसान नहीं है। जब थाली पूरी भरी हुई हो ना कटोरी से, तो उसके बीच में कटोरी घुस के दिखाओ, एक कटोरी डाल के दिखाओ, आप जगह ही नहीं रहेगी। ऐसे में एक इंसान जो उनके बीच में आकर लड़ाई लड़कर डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज 1993 में मिला। देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट क्यों हम बोल रहे हैं बच्चों, रिजल्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये जो हमने नेल्सन मंडेला जी की बताया, बात इस रिजल्ट की है। जब उनको देशद्रोही के लिए आरोप में उनको गद्दार घोषित कर दिया गया, तो उनके साथ 7 अलग आदमियों को भी, उनके जो साथी थे लड़ने वाले, 1964 में जेल की सजा सुना दी गई, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। कहां पर, एक रोबेन आइलैंड हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जो कि सबसे भयंकर जो है जेल और आइलैंड के नाम पर जाना गया। रोबेन आइलैंड में उनको भेज दिया गया। 28 साल के कारावास तो इनको काट ही रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट बात पे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब ये जो लड़ाई है अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, रंग भेद की नीति के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। होता क्या है, अपार्थाइड किसने इंपोज किया था, इंपोज्ड बाय व्हाइट यूरोपियंस। ये जो कलर की सिस्टम है, ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये किसने किया, व्हाइट यूरोपियंस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि वो सब तो एक कलर के थे, नेटिव पीपल तो वहीं थे, उनके बीच में क्या फर्क, कोई नहीं, सब एक जैसे हैं। हमेशा आग लगाने वाला घर में बाहर का आदमी होता है। वो कहता है तुमने ये नहीं किया, वो तो ऐसे कर रहा है। तो 2 भाइयों में फूट डालने वाला बाहर का, हमारे हिंदुस्तानी में फूट डालने वाले बाहर के। तो आपको समझना होगा कि ये लोगों ने कैसे इन पे फूट डाली और प्रॉब्लम्स क्या थी साउथ अफ्रीका में। तो प्रॉब्लम्स ये थी कि ट्रेडिंग कंपनीज इन यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका विद, जब साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं था तो ट्रेडिंग कंपनीज आई। ट्रेडिंग कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जिनका काम था ट्रेड करना। अब एक ऐसी लैंग्वेज लिखी है जो आपको समझ नहीं आएगी, इसका है स्लैश इंडिया डीएस फटिक फका। तो ये जो ये भाषा लिखी है, ये केवल मैं समझ सकता हूं। इसका मतलब ये है, आपको नहीं समझनी, ये कोडिंग है, ये हम ही जान रहे हैं बस। एकदम आत्मा टू परमात्मा एंड प्लाज्मा टीवी के सामने आप पढ़ने जा रहे हो। इसका मतलब ये कि ये सब कुछ जो इन्होंने, ये वाली जो लाइन है, ट्रेडिंग के बहाने आते हैं और वहां रूल करते हैं। ऐसा इन्होंने किसके साथ किया, इंडिया के साथ। ये लिखा है इसमें, अलग देश की भाषा पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, ऐसा नहीं है। ये कुछ हो जाते हैं टेक्निकल एरर, बट ठीक है, प्यार मोहब्बत है, सब सेटल होता है। इंडिया के साथ भी ऐसे ही किया। यूरोपियंस आए थे ट्रेड करने, वास्को डिगामा आया था ट्रेड करने, पहुंचा दिया सबको इंडिया, करवा दिया सबका रूल इंडिया पे, बर्बाद कर दिया इंडिया को। यही सब कुछ ये भी साउथ अफ्रीका के साथ कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं बैड पीपल। ये बच्चा छोटा सा परेशान है, कह रहा है यूरोपियंस बैड है यार, तो गुस्सा है। और किस दम पर किया, विद द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड फोर्स। अरे बंदूक की नोक पर तो कुछ भी दबाया जा सकता है भाई। आप किसी के सर पे बंदूक रख दोगे तो वो वैसे ही मर जाएगा आधा। तो लूट डकैती कैसे होती है, बंदूक रखी किसी के कनपट्टी पे और बोला पैसे निकाल, वो सब पैसा निकाल देगा। जान सबको प्यारी है, तो इसलिए नेटिव्स जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। और होता क्या है, वेट, केवल ये नहीं है कि इसमें परेशान केवल जो आपके नेटिव्स लोग होने वाले हैं, यहां पर कुछ और भी बातें हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट हेड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम रूलर्स। लोग ट्रेड के बहाने आ रहे हैं, आए क्या, ट्रेड, और कन्वर्ट किस में हो गए, रूलर्स में। जब दिखा उन्हें कि हम इस पर रूल कर सकते, कर लिया विद द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड फोर्स। अब आफ्टर दिस दे डिवाइडेड द पीपल। आते के साथ ही वही पॉलिसी जो हिंदुस्तान के साथ, डिवाइड एंड रूल। लोगों को डिवाइड कर दिया, कैसे कि हम व्हाइट हैं, तुम नॉन व्हाइट हो गया डिवीजन। नाउ अपार्थाइड सिस्टम स्टार्ट। तो द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। डिवीजन इसी बात पे था कि भाई साहब ये आप फोटो देख रहे हैं, ये इस रंग के, हम गोरे हैं, तो यही जो है ना सेग्रीगेशन है, यही डिस्क्रिमिनेशन है।
लोगों के बीच में दिक्कतें पैदा हो गई। जिस देश में आज तक काला गोरा नहीं हुआ, आज हो रहा है, और बंदूक की नोक पर हो रहा है। तो होता क्या है, रेशियो ऑफ अफ्रीका पॉपुलेशन को हम पढ़ लें कि कैसे हो रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की पॉपुलेशन 1/4, अंदर रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन 3/4। इसके बावजूद भी कुछ और लोग भी थे जिन्हें हम क्या कहते थे, पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, जो मिक्स थे, यानी कि थोड़े कम गोरे, थोड़े से नॉन वाइट, थोड़े से वाइट मिक्स करके, तो उनका कहते हैं कलर्ड। या फिर कुछ ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से आए थे, क्योंकि अगर हम अपने कलर की बात करें तो आप देखो अपना कलर, मेरा जो कलर मैं पर्सनली बोल रहा हूं, ना वाइट है ना नॉन वाइट है, तो ये भी तो कलर है, ये एक मिक्स्ड कलर हो गया। तो ऐसे लोग भी थे, यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं ब्लैक कलर के नेटिव्स हैं, व्हाइट यूरोपियंस हैं, प्लस कलर्ड पीपल हैं जो कि हिंदुस्तान से भी आए हो सकते थे या फिर वहां के भी हो सकते थे। सो व्हाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स एज इंफीरियर्स। अपनी पॉलिसी साफ है, अपन गोरा है, तुम नॉन व्हाइट हो, तुम सब छोटे हो, इंफीरियर हो, बेकार हो। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तुम बेकार हो इसलिए तुमको वोटिंग राइट नहीं है, तुम बेकार हो इसलिए तुम इस जगह से उस जगह नहीं जा सकते, तुम इंफीरियर हो, तुम नॉन व्हाइट हो इसलिए तुम स्विंग पुल यूज नहीं कर सकते, तुम नॉन व्हाइट हो इसलिए तुम टैक्सी नहीं यूज कर सकते, तुम नॉन व्हाइट हो इसलिए स्कूल नहीं आ सकते, तुम नॉन व्हाइट हो इसलिए चर्च नहीं आ सकते। अरे यार क्या लगा रखा है नॉन व्हाइट व्हाइट, ये कोई पुट्टी चल रही है क्या दीवारों पे? ये कोई पुट्टी चल रही है दीवारों पे, व्हाइट नॉन व्हाइट ऑफ व्हाइट, क्या चल रहा है? ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं किया जा रहा यार, सरासर बेकार बात है। देश में रह रहे हो, जमीन पर आए, तुम्हारा भी वही फेफड़ा है, हमारा भी वही फेफड़ा है, तुम्हारा दिल भी धड़कता, हमारा भी धड़कता, हमारा कौन सा सप्लाई ब्लड का बाहर कर देता है, हमारे कौन से मुंह में से 4 पांव निकले हुए हैं। बट ये लोग थोड़ी मानने वाले, ये लोग तो हैं ही ऐसे पॉलिसीज वाले। तो दे डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, हु? द नेटिव्स ऑफ द अफ्रीका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन हमारे साथ, द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो अपार्थाइड सिस्टम था इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाइट यूरोपियंस हैड ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जस्टिफाई करना है, एंड एक्सप्लेन सेग्रीगेशन। अगर आपको पेपर में आ जाए तो दोनों बात एक ही है, यानी कि अपार्थाइड सिस्टम नॉन व्हाइट्स के खिलाफ था। इस बात की पुष्टि कीजिए, व्याख्या कीजिए, कथन को सत्य कीजिए, या फिर एक्सप्लेन सेग्रीगेशन, या फिर व्हाट इज सेग्रीगेशन, डिफाइन सेग्रीगेशन। तो क्या है कि दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज। क्यों हम कह रहे हैं कि वो ऑप्रेसिव था नॉन व्हाइट्स के लिए? भाई साहब, आप उनको जाने नहीं दे रहे हो, आप उनको व्हाइट एरिया में नहीं जा सकते, आप व्हाइट एरिया में वर्क नहीं कर सकते, एंड ये सब कैसे? विदाउट परमिट। परमिट ले लो तो शायद सोचेंगे, अरे किसने सोचा आज तक? कितना सोचा ब्रिटिशर्स ने हमारा, कितना सोचा किसी देश ने जिन पे राज किया, जिन देशों पे राज किया उनके लिए। तो आप काम नहीं कर सकते, ट्रेन, बर्ड, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यहां आप नहीं जा सकते, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, कहीं भी नहीं जा सकते। यानी कि गोरा आदमी वहां रह रहा हो और हम जैसा वहां पहुंचे तो हमें गोली मार दी जाएगी। सेक्शन 37 बोला था मैंने, डर्बन लॉज में उन्होंने बनाया था, भाई अजीब कानून है, नहाने पानी को भी नहीं नहा सकते। नेक्स्ट, दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। लोगों का सिर्फ इस बात पे सेग्रीगेशन करना है कि तुम व्हाइट और हम नॉन व्हाइट, और इन जगहों पे नहीं जाओगे क्योंकि आपको कोई भी चीज यूज करने नहीं दी जा रही है। आप स्विमिंग पूल नहीं जा सकते, आप टैक्सी में नहीं बैठ सकते, आप चर्च नहीं जा सकते, आप क्लब नहीं जा सकते, आप स्विमिंग पूल में भी यूज नहीं कर सकते। जब कोई चीज में इतना डिवीजन है कि सिर्फ व्हाइट व्हाइट वहां जाएंगे, नॉन व्हाइट पहुंचते ही गोली मार दी जाएगी, तो ये सेग्रीगेशन ही तो है, यही तो है बंटवारा। एंड दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट वर्शिप्ड। भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते अब तो तुम। एंड ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। बर्दाश्त करो, परेशान रहो, टेंशन में मरो, प्रोटेस्ट किया तो वैसे मारे जाओगे। आज की सिचुएशन समझो, हमें हमारे घर वाले बाहर ना जाने दें, खाना ना दें, अपनी सीटों पे बैठने ना दें, अपने कमरे में ना आने दें, एक कमरा दे दिया, एक चप्पल दे दी, एक जोड़ी चप्पल दे दी, वो घर में पहन के घूमो, थाली प्लेट चम्मच दे दी, खाते रहो इसी पे। पड़ोसी को जाके बोला पापा सताते हैं, मम्मी सताती है, तो कुटोगे। ऐसा होता है ना कई बार। क्या होता है, जैसे मैं अपनी बताऊं तो हमारी मम्मी यूं कहा करती थी, अगर बाहर किसी रिश्तेदार को बताया ना और इससे बुरा कुटेगा। अब भाई साहब कभी बुआ मासी आई, उनको बताया कि मम्मी ऐसे करती हैं, हम तो सताए हुए थे, गलती से 1-2 बार बता दिया कि बुआ जी मम्मी ऐसे ऐसा करती है, बहुत मारती है। भाई साहब जो बहुत था ना उसका स्क्वायर इनटू हो गया, बहुत बहुत मारा। फिर उसके बाद झाड़ू, बर्तन, चप्पल, चिमटा जो था घर में सारे हथियार यूज हो गए हमारी बॉडी पे। बॉडी स्ट्रक्चरलेस से एकदम स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चरलेस होगी, पता नहीं चला कहां कहां नील पड़े और कैसे कैसे दर्द आए।
कई हफ्तों तक तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि रूटीन तो अपना शैतानी है, शैतानी जाएगी नहीं तो हम कुटेंगे पिटेंगे। तो वैसे ही हुआ, ऐसे इनके लिए था, कुछ भी बोला कुटोगे, और वैसे तो पिटोगे ही पिटोगे। तो होता क्या है, सिंस 1950s द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से लड़ाई चलती आ रही है। भाई साहब ये रंग की नीति मत खेलो, कोरा काला मत करो यार प्लीज, बेकार लग रहा है। एंड दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक हुई, मार्च निकले, लोगों ने विरोध किया, अपोज किया इन चीज का। ऑब्वियसली गलत है, विरोध होगा, क्योंकि उस देश में रहने वाले लोगों की संख्या तो वहां ज्यादा है ना, तो विरोध ऑब्वियसली नजर आएंगे। अब द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी, जो कि मुख्य रूप से क्या थी, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेनली लीड कर रही थी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, एंड दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और उस देश में, अफ्रीका में बनी बहुत सारी लेबर एसोसिएशन, वर्कर एसोसिएशन, कम्युनिस्ट पार्टी, पीजेंट पार्टी, सब शामिल हो गए। मुद्दा तो एक ही है ना, अपोजिंग अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम पसंद नहीं है, लोगों ने विरोध कर रहे हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। और होता क्या है, मेनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। भाई साहब नॉन वाइट्स तो लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वाइट्स आप क्यों आए, गोरा क्यों ज्वाइन कर रहा है? सोचो, कहीं ये धोखेबाज तो नहीं होने वाले, कहीं ये गद्दार तो नहीं होने वाले, ऐसा सोच रहे हो? ऐसा नहीं है। हर कलर, हर कास्ट, हर क्रीड में, हर रिलीजन में, हर जेंडर में समझदारी वाले लोग और ना समझदारी वाले लोग दोनों तरह के पाए जाते हैं। व्हाइट्स में भी कुछ समझदार थे जिन्होंने देखा कि ये जुल्म अच्छा नहीं हो रहा है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ व्हाइट्स नॉन व्हाइट्स के साथ आकर मिल गए, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और व्हाइट्स जो उनके साथी लोग जो नॉन व्हाइट्स पर जुल्म कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाई। और सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। अब तक तो देश देश, अब विदेश में भी धूम हो रहा है भाई, धूम मचा ले धूम, कि भाई साहब गलत कर रहे हो ये आप, पर ये कहां मानने वाले हैं। दिक्कत बढ़ी, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, व्हाइट्स जुट गए, देश विदेश बुराई कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, अनजस्ट है, गलत है। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। कहां मानने वाले लोग हैं, ढीठ है, कान दोनों बंद कर दिए, बोला ये कान से सुनने का, इस कान से निकालने का, इनको धमाधम कूटो, मारो, जो विरोध करे मारो। देश को तो नहीं कह सकते पर इनको तो कर सकते हैं, तो मारधाड़ शुरू हो गई। और होता क्या है इसके बाद, टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी हो रही है। अचानक इस मारधाड़ में, अचानक इस प्रोटेस्ट में व्हाइटों का रवैया बदल गया। जो व्हाइट्स यूरोपियन थे, जो ब्लैक्स पर जुल्म उठा रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, अब अचानक वो अपनी पॉलिसी बदलने जा रहे हैं। सो व्हाइट रिजाइन चेंज इट्स पॉलिसीज। व्हाई? हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हो, क्यों आखिर उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि आप पॉलिसीज बदल दें? कुछ तो हुआ होगा। नंबर वन रीजन, जब प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि लोग आपकी सुने ना, तो आपको उनके लिए सोचना होगा। नंबर टू, जब आपके लोगों पर हमला हो जाए, आपको टॉर्चर करे, आपको उल्टा मारे, तो आपको सोचना होगा। नंबर थ्री, जब प्रेशर बाहरी देशों से ज्यादा हो जाए, जब आपकी बुराई होने लग जाए, तो आपको सोचना पड़ता है। कई बार हम बच्चे जो है ना, अपने जो एक्शंस है उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। मैं आपको लिटरली एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा। इनफैक्ट जब हम पढ़ा करते तो हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे ही वाक्य हुआ करते थे। हम कैसे ही कपड़े पहन के चले जाते हैं, नॉर्मली माँ बाप को परेशान नहीं करते कि मम्मी स्कूल में जाना है, ऐसे कपड़े चाहिए, वैसे चाहिए, प्रेस चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम पर स्कूलों में क्या था कि ड्रेस को लेके इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहती थी, तो लोग क्या करते थे, नॉर्मल स्कूल की ड्रेस नीचे स्पोर्ट्स शूज डालते थे। अब स्पोर्ट्स शूज स्कूलों में जो होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स डे वाले दिन या फिर जिस दिन आपकी कोई फिजिकल गेम हो उस दिन अलाउड होते थे। जिस दिन नहीं है उस दिन आपको नॉर्मली अपने ब्लैक एंड व्हाइट शूज पहनने होते थे, जो आजकल चल रहे हैं। बच्चे माँ बाप से लड़कर जो है शूज लिया, एक दिन शर्ट लिया, पिकनिक पे गए, पार्टीज कर रहे हैं स्कूलों में। ये तब हुआ जब वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आए। मतलब जब तक उस बच्चे को ये फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या सोचता है, कैसे कर रहा है, तो वो खुश था। पर जिस दिन उसने ये सोचना शुरू किया कि मेरे बगल वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, मतलब होता है ना, दो दोस्तों में तीन, मतलब चार पांच दोस्त हैं, मान लो पांच में से तीन पार्टी करने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, ऐसा होता है। यकीन मानो पिकनिक करना स्कूल में कोई बुरी बात नहीं है, पर जिन माँ बाप पे पैसा ही नहीं है वो अपने बच्चों को पिकनिक कैसे कराएं?
तो स्कूल में जब 5 दोस्त में से 3 दोस्त पिकनिक पर जाएं तो 2 दोस्तों को बुरा तो लगता है, फिर अपने जाके अपने माँ बाप को परेशान करते हैं कि भाई नहीं पैसा दो, हमें जाना है, ये सब करना है। तो इन्फ्लुएंस होते हैं। जब इन्फ्लुएंस होता है तो फिर विद्रोह होता है, लोग अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, वो फिर उन्हें कोसते कह रहे कैसे माँ बाप हमको जाने दे, दुनिया के बच्चे को लेके जाते हैं। सब होती है बातें, प्रैक्टिकली आप यकीन मानो होती हैं सब बातें। ऐसे यहां पे जब प्रोटेस्ट ज्यादा हो गए तो इनको भी लगा यार अब तो हमें कुछ करना चाहिए, इनको रोकना होगा, तो उन्होंने पॉलिसी चेंज करी। वाई? तो रीजन ये है, प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज्ड। प्रोटेस्ट बढ़ते गए, मार्च बढ़ते गए, किलिंग बढ़ी, टॉर्चर बढ़ा। अब नॉन वाइट्स के ऊपर कर रहे हैं। नाउ द ब्लैक्स कुड नो लॉन्गर बी केप्ट अंडर द रूल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेशन। अब ब्लैक लोग समझ चुके थे तुम जितना मर्जी दबा लो, हम कानून अब तुम्हारे काबू में आने वाले नहीं है। ये बात व्हाइट्स को भी समझ में आ गई थी। इसीलिए क्या हुआ? रिजल्टेड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। अपार्थाइड सिस्टम वाले लोग रूल जो थे काला एंड गोरा, अब ठीक है बदल दिए गए, वापस ले लिए गए। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इलीगल थी उन पर से रेस्ट्रिक्शन हटा ली गई। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। 26 अप्रैल 1994 में एक नया झंडा जो कि क्या था, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, फहरा दिया गया। नाउ इसका मतलब यह है कि अब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी की तैयारी हो रही है। जब 1994 में झंडा फहराया तो उसके बाद ही क्या हो गया? द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, नई डेमोक्रेसी आने वाली है विश्व में। एंड द अपार्थाइड सिस्टम या गवर्नमेंट केम टू एन एंड। और जो काले गोरे का जो मतभेद करने वाली सरकार है यह अंत होगा। सो प्रोवाइडिंग अ वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। अब से जो गवर्नमेंट बनेगी वो मल्टीरेशियल होगी, कलर्ड की होगी, व्हाइट्स की होगी, नॉन व्हाइट्स की होगी, एंड जो भी अफ्रीका में रहता है वो भी आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। देन द क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस कम अबाउट? आखिर ये आता कैसे है, आ कैसे रहा है? तो कैसे आया? ये एक स्टेटमेंट है, एक बातचीत है नेल्सन मंडेला के थ्रू। हम इसको सिर्फ समझेंगे, पेपर में नहीं आएगी, कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। देश में शांति बनाने के लिए जरूरी है कि लोग समझदार हों। व्हाइट यूरोपियन समझदार निकले इस बात को लेके कि अब लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। नेल्सन मंडेला ने उनको इस बात के लिए मना लिया और जो डेमोक्रेसी का रास्ता है वो बहुत शांति रूप से जो ट्राई किया, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। क्योंकि नेल्सन मंडेला का यह मानना था कि अच्छाई हर इंसान के अंदर होती है, कुछ समय बुराई उस पर हावी हो सकती है, बट इंसान को अगर समझा जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए तो अच्छाई वापस आ सकती है। तो अच्छे अच्छे विचारों के साथ, एंड माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। और कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि मेरे अफ्रीकन्स कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, एंड दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। और ह्यूमन बींग्स में विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा स्तंभ होगा डेमोक्रेसी जब हम स्टैब्लिश करेंगे। यानी कि नेल्सन मंडेला का इंसान के ऊपर अति प्रिय जो व्यवहार है, जो एक्सेजरेट लव है, वो यहां पर शो हो रहा है। और होता क्या है, ट्विस्ट आया अफ्रीका में। कैसे ट्विस्ट आया? क्योंकि भाई जब आपके सामने ऐसे लोग हैं जो आपको कभी मारते थे, आप पर कभी जुल्म करते थे, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप बोल रहे कोई बात नहीं, फॉरगिव, अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई, माफी। तो यहां पे यही है कि आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। मंडेला जी बोले, मेरे प्यारे भाइयों, ये जो गोरे लोग हैं इनको माफ कर दो, इन्होंने जो जुल्म उठवाए वो जो है उनको माफ कर दो, इंसान है, हम गुडनेस देखेंगे, हम बैडनेस नहीं देखेंगे, हमें अच्छाई देखनी। और होता क्या है, क्या चाहते थे आखिर ये अफ्रीकन, कि एक ऐसा अफ्रीका बने जो इक्वालिटी पर हो, सभी रेस, कलर, काला गोरा कुछ नहीं, सब एक कलर, आम आदमी औरत कुछ नहीं, सब एक बराबर हो, सबके डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, हर उस सोसाइटी को, हर उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिस्पेक्ट मिले जो यहां पर रहता है, सबको समान न्याय मिले, ह्यूमन राइट मिले, मतलब सब अच्छा हो, शांति से सब चलता हो। एंड टू अचीव ऑल दिस, के लिए क्या करना था? द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अब व्हाइट्स प्लस नॉन व्हाइट्स दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर व्हाइट्स की भी इज्जत मिलेगी और नॉन व्हाइट्स की भी इज्जत मिलेगी। यह सिर्फ तभी पॉसिबल था जब नेल्सन मंडेला जी बैठे थे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की एक्टिविटी हमारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में हुई थी,
वो ऐसी पॉसिबल नहीं थी। वो जिस विचारधारा को, जिस फिलॉसफी, जिस आइडियोलॉजी को मानते थे, वो थोड़ी सी हमसे अलग है। हमारे यहां पर बहुत सारी बातें शुरुआत में तय हो जाती थी। हाँ हाँ ठीक है, जब देखते हो ना आप, कोई बच्चा खेलने जाता है ना, वो कहता है मेरा बैट है, पहले मैं खेलूं। डिसीजन वही हो चुका है। ग्राउंड पे आके कुछ नहीं करते हम पहले से बहुत सारे मुद्दे सॉल्व करके आते हैं। तो ये चीज एक आपको आगे सुनने को मिलेगी। तो हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे हुआ? आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर सीन। 2 साल लगातार बहस चली, बातचीत चली, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, क्योंकि गोरों को भी तो अपने राइट्स बचाने थे। उनको भी डर था कि मेजोरिटी में ये पीपल हैं, हम माइनॉरिटी में, हमारा कल को क्या होगा? हमने इन पर जुल्म उठाए हैं, ये हमारे जुल्म हम पर ना उठा दें। हम कैसे विश्वास कर लें कि आप हमको बाद में पीटोगे नहीं? तो काफी लंबी बहस चली, काफी चर्चाएं हुई, बातों को रिटर्न में लिखा गया, तब शायद थोड़ा इन्हें रिलीफ आया। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। जो राइट्स साउथ अफ्रीका में वहां के नागरिकों को हैं, और जिस तरीके से हैं, वो शायद ही किसी देश में किसी को होंगे, क्योंकि वहां का बेस ही गुडनेस ऑफ ह्यूमन था। वहां का बेस में यह है कि ह्यूमन इज एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करो। बुरा आए आपके पास, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई। तो टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स nobody should be excluded, no one should be treated as a demon। अब जब हम ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब, अंग्रेजों से कह रहे हैं, कौन? नेल्सन मंडेला। हम किसी को दानव नहीं मानते, हमारे लिए सब मानव है, सब अच्छे हैं, गलतियां होती रहती हैं। तो यही बात जो हुई कि सब बैठेंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कोई दानव नहीं है, सब मानव है। बेसिकली दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन whatever they might have done or represented in the past। आपने भूतकाल में, आपने पास्ट में क्या किया, कैसे किया, कितने जुल्म उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वही कहानी हो गई कि एक आदमी ने खूब मर्डर किए और उठाकर एकदम जो दान करना स्टार्ट कर दिया, भगवान ने उसको माफ कर दिया। यहां पर नेल्सन मंडेला भी यही कह रहे हैं, आपने पास्ट में क्या किया, कितने जुल्म उठाए, कितनी मारकाट की, डजंट मैटर। मैटर इज कि आप आज हमारे साथ हो, आप आज अच्छाई पे चल रहे हो। सो द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। इस प्रकार की सारी जो फीलिंग्स है, अच्छी फीलिंग्स जो ह्यूमन के लिए, वो उनके प्रियम्बल में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। आप जाकर अपनी किताब में पढ़ सकते हो, बट आपके पेपर में वो नहीं आएगा, है ना। अच्छी बात यह है कि हमारा आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी? प्यार से बात कर लेते, पंचायत कर लेते, व्हाइट अफ्रीकन को मना लेते, हो जाता काम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर ये लिखा है ऐसा होगा वैसा होगा, गवर्नमेंट से ऊपर ये है, ये इसका ये पर्टिकुलर पावर है, ये पोजीशन है, ह्यूमन बीइंग के ये राइट है, सिटीजन्स के राइट है, नॉन सिटीजन्स के ये राइट है। तो इसीलिए तो रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक किताब है जिसमें सब कानून लिखे हुए हैं, बकायदा लिख लिख के, एकदम हर चीज को वहां मेंशन किया गया है, हर मुसीबत का सॉल्यूशन है वहां पर। और कभी नहीं हुआ तो बदलाव करके, लोगों के साथ बातचीत करके लिख डालेंगे। कौन सी समस्या आ रही है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बेसिक तो नहीं बदल सकते, पर चीजों के ऊपर ओवरलैप करके उनको बेटर तो बनाया जा सकता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो ऐसा ही है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। बेसिक को आप नहीं ला सकते कि आप पूरा संविधान ही बदल दो, बट जिन चीजों से आपको समस्या है, जो चीजें लोगों की हेल्प कर सकती हैं, जो सिटीजन्स को बेटर स्टैंडर्ड दे सकती हैं, शांति दे सकती हैं देश में, वो तो करी जा सकती है ना। वही, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। लोगों के बीच में इक्वालिटी बनाना, शांति बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लोगों को सपोज पता ही ना हो किसके क्या राइट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कह दे कि आप सभी आजाद हो, आप कुछ भी बोलो, सब आजादी है, तो जो एक इंसान है वो गाली गलौज करेगा दूसरे वाले पे, पुलिस पकड़ेगी क्यों? अरे भाई बोलने की आजादी है, कुछ भी बोलने को बोला है ना। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं सिखाता। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है देयर हैज टू बी अ लिमिट और टेरिटरी फॉर दैट पर्सन। एक इंसान के पास वहां पे होती है तो एक लिमिट टेरिटरी, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो। आपने लोकसभा राज्यसभा में देखा होगा, बहस होती है, कुर्सियां टूट रही हैं, लोग वॉकआउट कर रहे हैं, बट गाली गलौज नहीं, मारपीट नहीं। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अलाउ नहीं करता। पीसफुल नेशन बनाने की डिमांड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आखिर करता क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है आपके लिए? So it creates basically a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. हमारे देश में
कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई कलर के लोग रहते हैं, कई कास्ट के लोग रहते हैं, कई रेस के लोग रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो सबका एक साथ रहना असंभव था, बट ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे। तो यहां पर यही है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है एंड इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सरकार चुनते हैं, कौन सी सरकार होगी, कैसी सरकार होगी, सरकार क्या करेगी, ये फैसले हमारे हैं। नेक्स्ट क्या क्रिएट करता है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को भी कब्जे में रखता है। सरकार बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। सरकार जब आप बन जाते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अब तक तो आप आम नागरिकों के बीच थे, अब आप सरकार में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास एक अथॉरिटी है, तो आप ऑब्वियसली उसका मिसयूज कर सकते हो। तो ऐसा ना हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कुछ लिमिट्स बनाता है। कोई भी सांसद जिसके पास सारा कुछ राइट है वो दूसरे देश के प्रेज में और अपने देश को डिग्रेस नहीं कर सकता, डिस्ग्रेस नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने देश की अवमानना, अपने देश की बेइज्जती करके दूसरे देश की इज्जत के गुणगान गा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउड नहीं करता, उसी वजह से उनको पनिशमेंट मिलती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, आपको बोलने की आजादी है, बुरा बोलने की नहीं आजादी दी है। आपका राइट है, आप हंसो, पर यह थोड़ी दूसरों को मार पीट के हंसो। किसी व्यक्ति को अगर जिंदा रहने के लिए सांस लेने की आजादी कि आप इस एनवायरनमेंट में आप खुला जी सकते हो, तो आपके बगल में एक ऐसा पेशेंट मान लो बैठा हो जिसको टीबी की इशू हो, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, उनको सांस की दिक्कत हो, तो आप ऐसा थोड़ी उसकी सांसें छीन कर अपनी सांसें रख लोगे, तुझे तो वैसे ही मरना है। कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है। बेस्ट थिंग इज कि आपके जो राइट है वो सेकंड पर्सन के भी है। इसीलिए हमारे देश में आपने देखा एक बार एक लॉ पास हुआ कि अगर कोई इंसान बच नहीं सकता तो उसको जो है ना मतलब कुछ नेशन में ऐसा है कि उसको फिर मारा जा सकता है। मान लो ऐसी कुछ प्रॉब्लम जिससे बच नहीं सकता, हैजार्डस केस है, उसका बचना संभव, तो उसको फिर जल्दी मार देते हैं। ऐसा पढ़ा था एक बार। बट इसका यह मतलब नहीं है कि फिर आपके देश में ऐसा है तो आप सबको मारने वाले आदमी को बोलोगे हाँ तुझे मरना ही, तू क्या करेगा, जिंदा रहेगा, तुझे भी मार देते। ऐसा नहीं है। हमारे यहां पे सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ वो बताया हुआ है जिससे आप एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हो। ये कब पॉसिबल है, जब लोग कानून की इज्जत करें, जब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, ऐसे में एक गुड सोसाइटी बन जाती है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ लिया कि भाई कैसे गोरे और न गोरे यानी कि श्वेत अश्वेत, ब्लैक व्हाइट, ट्रस्ट करके म्यूचुअली कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल बन गया। कितना सताया उन व्हाइट्स ने नॉन व्हाइट्स को, कितना परेशान किया व्हाइट्स ने उन नॉन व्हाइट्स को। इसके बावजूद नेल्सन मंडेला जी की वजह से यह संभव हुआ। अब बात करने जा रहे हैं अपने देश के संविधान की। तो द मेकिंग ऑफ द क्वेश्चन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी टास्क। क्यों हम कह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। यहां पर तो इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि देश इतना बड़ा है, विविधता इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बहुत डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के कारण इतना इजी नहीं है। क्यों, हर एक को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके बात मनवाना इज नॉट अ इजी टास्क। हम तो अपने घरों में अपनी बात नहीं मनवा पाते। पापा बोले ईस्ट चलना है, बेटा बोले क्यों ईस्ट ही क्यों, वो ये नहीं बोलता वेस्ट जाना होगा, वो बोलता है ईस्ट ही क्यों जाऊंगा। आजकल पढ़े लिखी जनरेशन है, थोड़ी सी टैलेंटेड आ गई है, वो ये नहीं कहता आप ये करो मैं ये करूंगा। ये तो हमारे टाइम में होता था। आज का बच्चा क्या है, आप इसी को क्यों फेवर कर रहे हो, अच्छा तो आपका इसमें फायदा है। हम कहीं जाएं, कोई व्यक्ति हमें सलाह दे, हम उस पर भी शक कर लेते हैं, यही क्यों बेच रहा है, पक्का इसमें इसका मुनाफा है। आपको अच्छी सलाह भी शक के नजर से आती है। तो यहां पर इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था, बिकॉज लोग जो थे उस समय ब्रिटिश के अंडर थे, भारतीय नागरिक बनने की तैयारी हो रही है। तो पहले तो हम सब्जेक्ट से सिटीजन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, सेकेंडली वहां पे डिवीजन, हम पार्टीशन सहन करके आए हैं। पाकिस्तान उधर चला गया, हिंदुस्तान इधर चला गया, अब दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं। मुश्किल तो है। सो पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। अब भारतीय नागरिक बनने जा रहे हैं। एक समस्या तो ये थी, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। मुस्लिम्स पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, हिंदू हिंदुस्तान रहेंगे, ये डिवीजन के आधार पर कानून में। अब उस हिंदुओं में भी तो डिफरेंस होगा, और तो वो एक चैलेंज था। एंड दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों लोगों के लिए आसान नहीं है ऐसे संविधान बनाना।
आप पहले एकजुट थे, आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां से जीत कर आए, फिर आप अलग हुए। उस अलग में भी माइनॉरिटी मेजोरिटी डिसाइड होंगी, उनमें भी फिर कास्ट है। आसान नहीं है भारत जैसे देश के लिए, जहां पर इतनी डाइवर्सिटी आज भी है, आज भी लोगों की सोच अलग अलग है, बट कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम एक साथ रह पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी पार्टीशन में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भारत के लिए क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था। पार्टीशन से हम गुजरे हैं, हमारे लोग जो हैं वो अब सिटीजन बनने जा रहे हैं। लोगों के दिलों में पहले से डर है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। यही नहीं, 10 लाख लोगों की मौत हुई थी जब ये दोनों साइडें आजाद हो रही थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। एक समस्या और थी, अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट यानी जो राजकुमार थे उनको चॉइस दे दी। क्या चॉइस दे दी? डोमिनोज और पिज्जा की? नहीं रे, चॉइस ये थी कि आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, आप चाहो तो हिंदुस्तान में जाओ, या फिर आप अपना सेपरेट डोमिनियन बना लो, अलग इलाके में रह लो। अब ये जो लोग हैं, राजशाही लोग हैं, इनका कॉमन लोगों से लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर है, उनको भी इस बात में मर्ज करना, उनको भी समझाना कि आपके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे राजा ने किसकी मानी है? राजा क्यों मानेगा किसी की? वो तो राजशाही जीवन जिया है, वो कहे यार मेरे लिए तो असंभव है। अब राजा के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, तो चैलेंज इतना मुश्किल है। सो डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अलग रहो, हिंदुस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। डिफिकल्ट तो है, राजा अपनी चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी चलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन राजा से ऊपर है। राजा ये कहेगा मैं तो राजा हूं, मैं तुम्हारी कैसे मान लूं? और उसमें भी शक ये था राजा पता नहीं किस तरफ बैठेंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, या निकल ना जाए सीधे। ये चैलेंज था। सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जब इंसान को यह पता हो ना कि मेरे बोर्ड के एग्जाम में मैं अच्छा तो पेपर करके आया हूं, नंबर कितने आएंगे, तो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, या 100 में से 100 ही आ जाएंगे। जब बंदा पेपर थोड़ा सा वीक करता है, उसको पता है मेरे 60-65 जितने आ जाए, मुझे पता है इतना ही करके आया है। प्रॉब्लम उनको है जिनको ये पता है कि मैं 100 तक का करके आया हूं, पता नहीं 99 आएंगे, 98 आएंगे, 100 आएंगे, कितने आएंगे। तो एंजाइटी लेवल ज्यादा था। सो अब हम चल रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। सो डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, यानी कि हमारा बंटवारा, हमारा धर्म के आधार पर बंटवारा, प्रिंसली स्टेट्स का मिलना ना मिलना, 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और दिलों में एंजाइटी होने के बावजूद भी देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फायदा है भारतीय लोगों के पास जो भारतीय संविधान बनाने जा रहे थे। क्या? कि भाई साहब जो डील साउथ अफ्रीका ने एंड मूवमेंट पे करी कि व्हाइट्स नॉन व्हाइट्स कंबाइंड इज इक्वल टू गुड डेमोक्रेसी, गुड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी तो सेटलमेंट हर लड़ाई पे होती थी, तुम्हारा ये हिस्सा है, हमारा ये हिस्सा है, क्योंकि सब अलग अलग लड़ रहे थे। गांधी जी कहते हैं आ जाओ एक साथ लड़ते हैं, तो वहां पे जो डिमांड होती थी वो कुछ ऐसी होती थी, कुछ हमारी सुन लेना साहब तब हम आएंगे, ठीक है जी मान लिया आ जाओ। तो हमारे सेटलमेंट तो युद्ध के, स्ट्रगल के, मूवमेंट के पहले ही डिसाइड हो जाते थे। इससे एक बेनिफिट और था, जब लोग अपने अपने मकसदों के लिए एकजुट होकर लड़े तो फिर देश एकजुट सा नजर आता है। बेशक बाद में डिवीजन हो, पार्टीशन तो हुआ ना, बट एक साथ लड़के अंग्रेजों को तो हराया। यही बात थी कि देयर वाज अ बिग एडवांटेज। क्या था? साउथ अफ्रीका की तरह दे डिड नॉट हैव द क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। हमें यह चिंता नहीं करनी कि कैसा होगा, हम तो पहले से वो चीज सीखते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी, एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे, दूसरे के विरोध में जो उनको हटाना है, यही तो सब सीखा। सो मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। बहुत कुछ तो हम आजादी के पूरी लड़ाई में सीख चुके थे, कैसे एक साथ मिलकर लड़ते हैं, कैसे एक साथ रहा जाता है, कैसे कानून पास किए जाते हैं, कैसे ऑफिसों में जाया जाता है। क्योंकि आजादी के समय हमारे कुछ नेता सिविल सर्वेंट्स भी थे, कुछ नेता लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़के भी तो गए थे। तो जब एक इंसान को आप स्टार्टिंग में छोटी उम्र पे स्कूल भेज दोगे तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि कैसे स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, कब लंच आवर होता है, कैसे बैग में लेके जाते हैं, क्या लेके जाना है बैग में, कब हमारी छुट्टी होगी, ये सब बातें समझ में आ जाएगी। इसी का फायदा मिला। कैसे? कि व्हाई वी आर सेइंग दिस, हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो सब कंसेंसस था, जो एग्रीमेंट टाइप चीजें थी, वो हमने शुरुआत में यानी कि लड़ाइयों में ही सीख ली थी। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। हमारा जो मूवमेंट था वो केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था,
हमने एकता भी तो सीखी थी कि कैसे हर मुद्दे पर लोगों को एक लाकर युद्ध में, मूवमेंट में पेश दी जा सकती है। हम एकजुट होकर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम सामने वाले विरोधी दल को सप्रेस कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुवनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमने अपने पूरी सोसाइटी को एकजुट किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आओ भाई, क्योंकि अंग्रेजों को भगाना है। राजनीति में पढ़े लिखे लोग, हर कास्ट के लोग इन्वॉल्व हुए, ताकि अपने से जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकें। एंड देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। बेशक वहां पर कुछ नोक झोंक दिखती थी कि इंडिया आजादी के बाद कैसा होगा, क्या इंडिया करेगा, कौन इंडिया की सोचेगा। देखो, जब दही जमती है ना, तो उस दही जमाने के पीछे आपको ये तो पता है कि मैं दही जमा रहा हूं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर एक और एग्जांपल है, अच्छा मेरे बचपन में, क्योंकि सारे एग्जांपल मैं अपने क्यों देता हूं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सहन किया है, सीखा है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल आज लाइफ में काम आते हैं। जब हमारी माता जी आइसक्रीम जमाती थी फ्रिज में, तो हम सब टुकुर टुकुर बैठ के इंतजार करते थे कि जम रही है, पर जमने के बाद कैसी होगी, अच्छी जमेगी। कई बार फ्रिज जो होते थे पहले, उनमें आइसक्रीम एकदम टफ नहीं जमती थी, आधी पिघल के भी रहती थी, ऊपर ऊपर का हिस्सा जमा होता था, नीचे का पिघल जाता था। कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा किन बच्चों के घरों में हुआ है कि आपने रात को दूध गर्म किया, सारी मेवा डाली, चीनी डाली, सब कुछ डाला, और बर्फ जाके जो मतलब जो जमा हुआ दूध है, वो पिघला हुआ दूध आपने फ्रीजर में रख दिया। सुबह उठे, जो है देखा ऊपर की सतह जमी हुई और नीचे सब पानी पानी, फिर भी खाते तो थे ना। तो यही सब यहां पर भी है कि मतलब आपको यह तो पता है कि सबने काम किया, अब बात अपने अंदर डिवीजन की है, अब बात अपने अंदर डिवीजन की है। हमने अंग्रेजों को हटा तो दिया, पर बात यह है कि अब हमारा इसके आगे होगा क्या। तो यहां पर क्या है, हेल्पर्स इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की? एक नाम 1928 में मोतीलाल नेहरू का आता है। इन्होंने और कुछ सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया था, एक प्रारूप तैयार किया। जैसे प्रीफेस होता है ना, हर बुक से पहले चैप्टर की प्रीफेस में टॉपिक्स के नेम होते हैं, ये चैप्टर है, ये नंबर है, उसमें ये टॉपिक होगा। सेम इन्होंने भी ड्राफ्ट किया। 1931 में कराची यानी पाकिस्तान के एक शहर है, वहां पर भी एक कांग्रेस मीटिंग होती, वहां पर भी एक ड्राफ्टिंग की गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होगा। दोनों ही तरफ ड्राफ्टिंग हो रही है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ना एक ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड से पहले प्रैक्टिस होती है, क्लास टेस्ट होते हैं, एकदम से जाके बोर्ड में कोई नहीं बिठा देता। सेम यहां पर भी दोनों ही सेशन में ये बात समझ में आ गई कि सिंपल सी एक बात थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का अधिकार, फ्रीडम, ये कुछ बेसिक बातें थी जो दोनों ही ड्राफ्टिंग में इंक्लूड थी। तो क्या हुआ, इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस नेताओं ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उसके बाद सेम अगले मतलब 1931 में सेम चीज को कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से बनाया कि कैसे इंडिया का क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा दिखेगा। यानी कि 1928 में भी एक बार ड्राफ्ट बना, 1931 में एक बार ड्राफ्ट बना, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या था, इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का अधिकार, सबको फ्रीडम का अधिकार, सब लोग एक बराबर होंगे, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, जो छोटे माइनॉरिटीज कम संख्या वाले लोग हैं वो अपने आप को अलग थलग ना माने, वो अपने आप को सेपरेट फील ना करें, यहां पर सेग्रीगेशन पॉलिसी नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ इन द डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने की तैयारी हो रही थी, एंड देयर वाज सम बेसिक वैल्यूज एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों का एक साथ होना, लोगों का एक काम के लिए फोकस होकर काम करना, लोगों का आपस में भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब चीजें तो हमने बहुत पहले से सीख ली थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहुत सारे मोरल एथिक्स वैल्यूज तो बहुत पहले से समझ में आ गए थे। कुछ चीजें जो रिटर्न रूप में होनी चाहिए वो इन्होंने यहां पे ड्राफ्टिंग में लिख दी थी। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। सो द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। पार्लियामेंट का बनना, विधानसभा का बनना, विधान परिषदों का बनना, ये सब तो हमने अंग्रेजों ने ही सिखा दिया था हमें। ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रेन उनके टाइम से चली, ट्रेन को कैसे ऑपरेट करना है, ट्रेन कैसे बनेगी, कैसे इसकी पटरी होंगी, ये सब कुछ हमें कॉलोनियल रूल में समझ आ चुका था। तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे को सताया हो, बट उन्होंने हमें कुछ सिखाया भी है। उस सताने में हमने बहुत कुछ सीखा। हम उनके साथ इलेक्शन में बैठकर गए, हमने विधानसभा देखी कैसी होती है पहली बार। तो कैसे हुआ कि द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। जब ब्रिटिशर्स ने केवल कुछ लोगों को वोटिंग अधिकार दिए थे, तो इससे हमें क्या सीख मिली, इससे होती है प्रॉब्लम।
आप कैसे डिसाइड करोगे कि कुछ को अधिकार मिले, कुछ को छोड़ दिया जाए? वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इंडियंस ने क्या बोला? एडल्ट सफरेज, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग ऑफ राइट, सबको एक बराबर है, आप सब वोट कर सकते हो। तो ये चीज वहां से सीखी। ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैज इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। जब कुछ लोग चुन के आएंगे तो लेजिस्लेचर वीक होगा, क्योंकि हर एक की आवाज को रिप्रेजेंट करने वाला वहां नहीं है। वहां नहीं है तो उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? वो लोग अपने आप को सेग्रीगेट फील करेंगे। सेग्रीगेट होंगे तो देश में अशांति होगी, अशांति होगी तो दंगे होंगे, दंगे होंगे तो देश फिर से पार्टीशन पे आ जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं चाहेगा। समझ में आ रही बात? वीक लेजिस्लेचर से, क्योंकि वहां पर लोगों के वोटिंग अधिकार नहीं थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बोला सबको वोटिंग अधिकार। अब लेजिस्लेचर में हर एक के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेगा। सो इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। 1937 में इलेक्शन हुए, अधिकार मिला, लोगों ने वोट किया। 1935 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने आपको तो बोला ही था भाई इलेक्शन में आप लड़ो, लड़ा इलेक्शन। सो दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। हम क्यों कह रहे हैं कि 1937 में जो सरकारें बनी वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं थी। इंडियंस जीतकर आए, बट उतनी संख्या में नहीं है, उतनी उनकी वैल्यू पावर नहीं थी कि वो अंग्रेजों पे अपनी चला पाए। इसीलिए बोला गया नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेशक आपने चुनी हुई हो, बट अगर आपकी ना चले, अगर रिप्रेजेंटेटिव आपके ना बोल पाए, वहां पर अपनी बातों को ना रख पाए, तो वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी नॉन डेमोक्रेटिक हो जाती है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ कहने से नहीं होता, लोग वोट कर दे डेमोक्रेटिक नहीं होता, वहां पर चलनी भी तो चाहिए। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। कुछ बेसिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, डेमोक्रेसी होने का, वो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है, वहां से ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी अ वेरी यूजफुल for the country in setting up its own institution working in them. एक इंसान मोटर बाइक वर्कशॉप पे काम करता है, मैकेनिक इंजीनियर है, 10 साल बाइक का काम करा सीखा और अपना ही एक वर्कशॉप खोल दिया। ये वर्कशॉप शायद जब पॉसिबल नहीं होता जब अगर वो वहां काम करके सीखा नहीं होता। मैकेनिकल, आईटीआई, ये जो लोग छोटे जो ट्रेनिंग वाले कोर्स होते हैं, स्किल वाले, गाड़ियों के शोरूम में, वर्कशॉप में आप जाओगे तो वहां पे छोटे छोटे कम उम्र वाले लोग फटाफट काम करके कर लेते हैं। इन लोगों ने सीखा होता है, जब एक बात ये एक्सपीरियंस हो जाता है फिर ये अपना बिजनेस भी खोल लेते हैं। सेम वैसे ही हमारे इंडियंस ने इनके सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में गए, इन्वॉल्व हुए, देखा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे चल रहा है, क्या इसका रूल रेगुलेशन है, वो सब सीखा, फिर अपना करा, तो मदद मिली। एंड दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बहुत देशों से लिया है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यूएसएसआर, रशिया, अमेरिका, सबसे सब कुछ लिया, सब कुछ सीखा है, जो जो हमें अच्छा लगा वो सब लिया। एंड मैनी ऑफ अवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। विदेश में होने वाली हर चीजें, दूसरे देशों में होने वाली हर चीजें हर देश में इंपैक्ट डालती हैं। फर्क इतना है कि आप अच्छी चीज ले रहे हैं, बुरी चीज ले रहे हैं, यह आपके ऊपर है। हमारे नेताओं ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी सीखा था कैसे नेशनलिज्म बनता है, कैसे फ्रेटर्निटी आती है। आपने देखा था ना, डेरोजियो और कौन, बताओ भाई नाम, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, या फिर आप देखो कि बाबा रामचंद्र जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने बाहर से बहुत कुछ सीखा है। राजा राम मोहन राय, आपने देखा है नाम, डेरोजियो के साथ हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय ने कैसे फ्रेंच में होने वाली बातों को, सिग्निफिकेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन के यहां पर बताए थे लोगों को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। तो ये सारी वो बातें जो हम अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट की। एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये कुल मिला के वो चीजें जो हमने दूसरे देशों से अपने देश में ली, इक्वालिटी की बात, बेस्ड ऑन सिस्टम, सोशल सोसाइटी हो, हमने कहां से सीखा? रशिया से। एंड ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 11th-12th में आओगे, या फिर जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, या फिर आप जो है पर्टिकुलरली पॉलिटिको यानी सिविक्स को अपना इंटरेस्टेड टॉपिक बनाओगे, तो आपको वहां पता चलेगा कि हमने जो अपना क्वेश्चन है कहां से लिया है, वेरियस सोर्सेज से लिया है, बहुत सारे सोर्सेज से। यानी कि इसमें यूएसए भी है, यूएसएसआर भी है, ब्रिटेन भी है ना, आयरलैंड भी है, जर्मनी भी है, साउथ अफ्रीका भी, बहुत सारे नेशन से हमने लिया है। जिसकी जो अच्छी बातें थी हमने अडॉप्ट कर ली। जैसे हमने रशिया से सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ली,
ब्रिटेन से पार्लियामेंट वाला सिस्टम लिया। तो ये सब आप आगे जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, नन्हे से मुन्ने से थोड़े से बड़े हो जाओगे, तब आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। यूपीएससी में ये चैप्टर बहुत काम का है, आपको बेसिक बताता है वहां पे। ये जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखें और कमेंट सेक्शन में ये बताना कितना % मजा आ रहा है अभी तक, आपको कितना समझ में आ रहा है बच्चों। ये मेरे लिए ना बहुत प्राउड की बात है, जब आपको 100% मजा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो बच्चे बोलते हैं सर 1000%। मुझे देखो मैथ मेरी बहुत वीक है, होता होगा 1000 आपकी नजरों में, मैंने तो 100 तक ही पढ़ा है ना। तो 1000 क्या है यार, इसका 10,000 लाख, सब जितना बोलना चाहो बोलो, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप सभी को अधिकार है, पूरा लिखो जितना मजा आ रहा है भाई। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात। अब ये क्या चीज है, यानी कि आप देख रहे हो असेंबली यानी कि सभा, जिसका क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। एक ऐसी असेंबली जिसका काम है भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वही तो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो क्या था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946 कि हम एक भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। बात हो रही है अब देश आजाद होने के बिल्कुल कगार पर हम खड़े हैं, 1 साल बाकी है, देश के लिए संविधान तो बनाना पड़ेगा ना। अंग्रेजों ने यही तो चैलेंज दिया था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिस पर हिंदू मुस्लिम सब एग्री करें, देश में कोई दिक्कत ना हो, हम छोड़ देंगे। और तैयारी हो रही है। सो द मुस्लिम लीग एब्सटेन एंड देयरफॉर ओनली 211 मेंबर्स शोड टू द मीटिंग। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल लोग थे बच्चों, वो थे 389 टोटल पीपल थे। 211 मेंबर्स आते हैं, कुछ इनमें से मुस्लिम थे जो नहीं आए, मुस्लिम ने अपनी संविधान सभा से दूरी बनाई, तो आते हैं टोटल 211। एंड एक लीगल एडवाइजर बनाए गए, क्या नाम था उनका, BN राव वाज द लीगल एडवाइजर एंड सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, क्योंकि कोई भी कानून सलाह जरूरी है। तो उस समय BN राव को लीगल एडवाइजर बना दिया गया कि आप कुछ कानूनी सलाह दें, और एक अध्यक्ष भी चाहिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। हाउएवर लेटर सच्चिदानंद सिन्हा वाज रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। तो ये राष्ट्रपति यहाँ के राजेंद्र प्रसाद इवेंचुअली टुक ओवर मिस्टर सिन्हा प्लेस एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अर्थात हमें 3 बातें समझ में आ गई कि लीगल एडवाइजर हमने पढ़ लिया, हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट पढ़ लिया, और हमने परमानेंट प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया। BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। नाम याद ना रहे तो एक ट्रिक बता देते हैं। कानूनी सलाह देने के लिए लोग अपने आप आते हैं, किसी को सलाह देनी हो ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में सलाह मिलती है हिंदुस्तान में। तो सलाह देने आओ आओ और आओ, BN राव आओ, समझ रहे हो आप, BN राव आओ। वहीं पर आपके सामने दूसरा नाम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पररी प्रेसिडेंट है। आज की डेट में जो सच्चा बोलता है ना, मैं सच्चा हूं, वही धोखेबाज है, वही सबसे ज्यादा झूठ बोलता होगा, जो अपने को यह प्रिटेंड करता है कि यार मैं सच बोल रहा हूं। तो सच्चिदानंद सिन्हा के नाम क्या लगा, सच में प्रेसिडेंट। तो ये सच में प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो टेम्पररी है। प्रेसिडेंट मतलब होता है राजा, तो राज मतलब राजेंद्र प्रसाद, राजा है असली। तो BN राव आओ, लीगल एडवाइजर। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चे टेम्पररी है, राजेंद्र प्रसाद असली राजा है, प्रेसिडेंट है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये सुनने में पढ़ने में भी और मजा देगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स वर रेटिफाइड। 26 नवंबर 1949 को इतने टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाले गए, 395 आर्टिकल्स थे, यानी कि टोटल आर्टिकल्स, एंड जो शेड्यूल्स थे वो 8 हैं। प्रेजेंट में बात करें बच्चों तो 448 है, एंड ये 8 से हो चुके हैं 12। बदलाव देश में होता है। हमने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है। हम बेसिक चेंज नहीं कर रहे, हम इन्हें घटा नहीं रहे, हम जो जरूरत हिंदुस्तान में लोगों को है, जो देश में पीस बना सकती है, जो लोगों को सहूलियत दे सकती है, वो हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और ऐसे करके 448 आर्टिकल्स हो जाते हैं, और 8 शेड्यूल से हमारे 12 शेड्यूल्स हो जाते हैं। साथ ही द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड अंटिल द 26 जनवरी 1950, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है 26 जनवरी 1950 को, यानी कि अगले ही महीने, दिसंबर के बाद वाले महीने में। अब बात यह है कि सर 26 नवंबर था, 26 दिसंबर ले लेते, 16 दिसंबर ले लेते, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, कोई भी तारीख ले लेते यार, 26 जनवरी क्यों? इसके पीछे कहानी है। बिना आग के तो ना धुआं ही नहीं निकलता।
कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। अब वो वजह क्या थी? 26 जनवरी 1930 को एक कहानी हुई थी कि द 26th of January was chosen because on this day 26 January 1930 the Indians celebrated पूर्ण स्वराज अंडर नेहरूज लीडरशिप। जवाहरलाल नेहरू जब लीडर थे तो उन्होंने जो है ना 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब सेल्फ रूल, हमारा रूल, अंग्रेजों को आउट। तो आज भी तो यही हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई होगा? जब दूसरा बाहर होगा। तो यही हुआ कि 26 जनवरी चुना क्यों, अब आपको पता चल गया। बिकॉज इस दिन 1930 में 20 साल पहले पूर्ण स्वराज बनाया गया था। एंड द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 26 को अप्लाई कर दिया गया। इसीलिए आप लोग रिपब्लिक डे बनाते हो 26 जनवरी को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कितना अच्छा लग रहा है ये ज्ञान। जो कुछ बातें यहां भी नहीं है वो भी आप सीख रहे हो। सब सीखना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव रखता है फिजिक्स वाला, यानी कि आप और हमका चहिता स्टेज है ना। हमका कभी कभी आ जाता है बीच में ऐसा वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। सो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। आप देख रहे हो ये डेट को बनाई गई। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में आप दो बातें समझ लो। आपको जो नाम समझना होगा, एक तो भीमराव अंबेडकर समझना होगा। ये थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने ही प्रारूप को तैयार किया विद द हेल्प ऑफ 7 मेंबर्स। अब वो 7 लोग कौन है, वो दूसरा पॉइंट है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मैन माधव राव, जिनको क्या था बीएल जब हो गए थे, जब उसके बाद आए थे, बट हमारे लिए माधव राव हैं, टीटी कृष्णमाचारी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये वो सारे लोग हैं जो वहां पर आए थे, जो उसके मेंबर थे। एंड इट इज एक्नॉलेज दैट भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही इज द मॉडर्न मानू। उन्होंने एक मॉडर्न जमाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिया जिसमें सबकी एस्पायर्स को, डिजायर्स को, विशेष को ध्यान में रखकर बनाया। सो आफ्टर द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी बीन रेटिफाइड, द प्रीएम्बल वाज एडेड। जब पूरी बुक बन जाती है तो आता है प्रीफेस ऊपर लगकर। ऐसे ही सेम मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर बिछाई जिसका नाम था प्रीएम्बल। किताब में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इसका शॉर्ट वर्जन आप प्रीएम्बल को पढ़कर फील करके समझ सकते हो। इसीलिए प्रीएम्बल जो है उसको क्या बोला जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago? क्वेश्चन बेसिक यही है कि ये जो असेंबली ने जो कुछ किया ना, हम इसको क्यों मान रहे हैं? क्यों माना हमने इस बात को? तो क्यों माना कि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। जब आपका समाज आपके लिए भला करता है तो आपको शक नहीं होना चाहिए, आप उसकी बात मान लो चुपचाप, बिकॉज आप ही की सोसाइटी है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेशक 89 पीपल्स थे, बट उन्होंने पूरे देश की सोची। सेकेंड थिंग इज इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। उसने एक ब्रॉड विचार बनाया है, ब्रॉड एग्रीमेंट बनाया है, सबसे बातचीत हुई, इतनी मीटिंग्स हुई है बच्चों, इतनी मीटिंग्स हुई है, इतना लंबा समय लग गया, जिसका क्या कहना। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर डीपली। वो 2 साल 18 दिन 18 महीने और 11 दिन जो है वो ऐसे ही नहीं है, तो 18 25। तो देखते हैं नेक्स्ट, लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता की बात की गई। सबसे पहला पॉइंट यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन लीगली वैलिड है, सबकी ध्यान रख रहा है। कैसे? मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियन के मामले में ऐसा नहीं था। उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट था, हर जनता को एक्सेप्ट था, हर सोसाइटी सेक्शन सबको एक्सेप्ट था। यह भी एक बेनिफिट था जो कि और देशों में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, रीराइट करना पड़ा, बाकी लोगों को नहीं पसंद आया। In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया दूसरे देशों में, पर आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी थी, उसको पालन करना होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इनका अपोजिट कर दो, वही एक्सपीरियंस है। सो ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बदलाव चाह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग हमेशा रहनी चाहिए संविधान में, तभी आप बदलाव कर सकते हो। जब आपको पता है कि हमारे क्वेश्चन में ये चेंज है, लोगों की ये नीड है, चेंज कर दो। सो बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ।
कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कुछ ही लोग हैं, इनकी परवाह नहीं करते, इनका काम ही होता है विरोध करना। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर एग्रीड विद द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रॉब्लम किस बात की, चलते बढ़ो आगे। सो दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई साधारण बात नहीं है, दिस इज नॉट एन अनयूजुअल अचीवमेंट। बाहर के लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन मान नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदलवा रहे हैं, लिखवा भी दिया, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, सबने माना, सबने समझा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो असेंबली थी उसका मेन एम था, हम सब भारत के लोगों की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सब लोगों का लाना संभव नहीं है बिकॉज फिर बहुत टाइम लगेगा, तो हम उनके बिहाफ पर सोचकर बना रहे हैं। सो द सेकंड रीजन क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। पहली बात तो यह थी कि सब लोगों ने मान लिया, दूसरी बात यह थी कि ब्रॉड कंसेंसस की बात की, सबने माना। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, लोगों को वोटिंग अधिकार नहीं थे, वो मिले इसलिए लोगों ने माना। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द ऑल पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बात कि चुनाव के लिए लोगों के पास अधिकार नहीं थे, तो इसलिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है चूज कर लिया भाई डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, ऐसा तो नहीं था। एंड इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को चुना और इन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना। तो एक बात बताओ, कहां पर डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्टली आपका इन्वॉल्वमेंट है ना, यही तो कह रहा है, चूजन डायरेक्टली नहीं था, कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है। आपने लेजिस्लेचर चुना, उन्होंने वो जो है मेंबर्स चुन लिए, एंड दिस इंश्योर्ड क्या हुआ, ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। जब लेजिस्लेटिव में आपने देखा है कि सब राज्यों के होते, सब लोग आते, सब थे, तो सब लोगों को समान इन्वॉल्वमेंट मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एंड द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट हैज लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कांग्रेस का दबाव था, लोग ज्यादा थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो तो पाकिस्तान चली गई, बचे इंडियंस, तो इंडियंस में भी आईएनसी ही तो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सबसे ज्यादा लीडिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। बट इसका मतलब यह भी नहीं था कि इंडियन कांग्रेस किसी पर्टिकुलर ग्रुप की थी, पर्टिकुलर एक कास्ट की थी, कलर की थी, नहीं, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स का मर्जिंग था। आपने देखा ना, बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन कांग्रेस में मर्ज हुए, तभी तो देश को आजादी मिली। यही तो हमारी एक स्पेशलिटी थी ना, कि अनलाइक साउथ अफ्रीका हमने बहुत सारा कंसेंसस तो एट द टाइम ऑफ जब हम फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करते थे तभी बना लेते थे। समझ आ रही बात, यही तो फर्क है। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, और इस असेंबली में ऐसे कई मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते। इसका मतलब एक ऐसा कंसेंसस, ब्रॉड कंसेंसस बन के आ रहा है, भाई आप कांग्रेस से नहीं मानते, ठीक है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई कमी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है, आप बताओ। ऐसी कोई कमी थी नहीं। जब आप अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं तो आपको प्लस माइनस दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर इक्वेशन अच्छी बनती है। तो होता क्या है, इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप थे, लोग थे वहां पे असेंबली में, अलग अलग कास्ट के लोग थे, क्लास थे, रिलीजन थे, एंड ऑक्यूपेशन थे। अब आप ही बताओ, जब इतनी सब डाइवर्सिटी होगी तो कैसे कोई ग्रुप इससे अलग रहेगा, जिसको ये लगेगा कि मेरी नहीं सुनी। हर सोसाइटी के लोग थे, हर कास्ट के लोग थे, हर कलर के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, तो फिर भैया प्रॉब्लम होगी नहीं ना। सो इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट या डिफरेंट। बेशक हमने चुनाव करने वाले लोगों की, अब मान के चलो आप ये कहो कि हर एक आदमी इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चा बच्चा इन्वॉल्व होना चाहिए, अरे बच्चे को तो वोटिंग राइट ही नहीं है सर, फिर वो इन्वॉल्वमेंट कैसे मान ले भैया? उनके घर वाले तो हैं, उनके अपने बड़े तो हैं, उनकी भी तो सोच वैसी है। छोटे बच्चे को क्या पता कि सांप क्या है, आप ही तो बताते हो ना। तो वैसे ही यहां पर सब एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वर्क ऑफ सीए। सीए मतलब यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। क्या वर्क स्टाइल था, उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पार्शियल होकर काम करते हो, किसी का सपोर्ट, किसी का आपको पता है कि उसकी मदद करनी है, या आप किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन से आते हो और आप केवल उसको फेवर करो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं बन सकता। बट जब आप पार्शियल नहीं हो तो आपने सैंक्टिटी, पवित्रता दी कॉन्स्टिट्यूशन को। इस असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। सब आओ, अपने विचार रखो, आपके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, डिबेट्स के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो डाल देंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सब लोग मिले, कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे एग्री हुए, हाँ हाँ राइट होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन, हाँ हाँ ये भी डाल दो, सिटीजनशिप, हाँ हाँ ये भी डाल दो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए जिन पे सब एग्री थे, डाल दो भैया।
क्या बुराई है, सब लोग एग्री है, कर दो। सो देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। आपने बोल दिया ये डालना है, हाँ भाई साहब आप क्या कह रहे हो, अच्छा इक्वलिटी ठीक है, और आप क्या कह रहे हो, अच्छा फ्रीडम ऑफ राइट्स ठीक है, और आपके पार्लियामेंट ठीक है, ओके ओके, तो बनाऊं एक प्रारूप, बनाऊं एक रूपरेखा बनाता हूं, एक फ्रेम बनाता हूं, आपकी सब बातें लिखूंगा, बदलाव होगा बता देना, एडिशन करना होगा बता देना, घटाना होगा बता देना, भाई साहब क्या दिक्कत है। सो यही बात हो रही है। तो सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन हुए, क्लॉज बाय क्लॉज बताया गया, हाँ भाई साहब ये लाइन है ऐसा, हाँ इस पर्टिकुलर कास्ट के बारे में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, हाँ भाई आई साहब आपका क्या कह रहा था, हाँ ये सब माइनॉरिटी ठीक है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इलेक्शन दिया गया है, सिटीजनशिप हाँ हाँ पूरी लिखी है। तो क्लॉज बाय क्लॉज हुए, और ऐसे ही करते करते 2000 अमेंडमेंट्स हो गए 2000 अमेंडमेंट्स हो गए करते, क्योंकि सबकी चर्चाएं हो रही हैं। सो आप कह ही नहीं सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक को सपोर्ट करता है या कांग्रेस को दबाव था उस पर, नहीं। सो द मेंबर्स डेलिबरेटली 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर, 3 साल में 114 दिन गुजारे इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 2 years 18 months अप्रॉक्स लग गए थे। तो दे आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन को बताने की बात की गई। एक नॉर्मल इंसान के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर समझना आसान नहीं, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का इन दी वर्ल्ड। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर जानने हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी लोगों से लेके बना हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, ये हमने पढ़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है, ये हमने ये भी देख लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट है, इतनी सारी अमेंडमेंट 448 आर्टिकल्स, बहुत लेंथिएस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये फीचर भी आपको साथ साथ कवर हो गए, आगे कभी उम्र में फायदे आएंगे। सो नाउ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन क्वेश्चन, क्या ऐसी वैल्यूज थी, किन के आधार पर कैसे बना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एक ऐसा नाम जो इंडियन हिस्ट्री में काफी फेमस है, बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन्वॉल्व नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसका कोई रोल नहीं है, एंड नेम वाज महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंबर नहीं थे। सो बट इसके बावजूद भी लोग उन्हें फॉलो करते थे, उनके विजन को मानते थे, क्योंकि यूनिटी में विश्वास रखना, सत्याग्रह में बात करना, सब लोगों को एक साथ लेके चलना, सब लोगों के लिए लड़ना, रिप्रेजेंट करना, वो सब। उनकी एक मैगजीन का नाम है यंग इंडिया मैगजीन, 1931 में पब्लिश हुई थी, महात्मा गांधी ने की थी, आ सकता है पेपर में। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का कहना था कि देश में एकता होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सब लोग एक बराबर होने चाहिए। महात्मा गांधी का भी यही मानना था। सो दैट प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। आपको आपके घर तक पानी पहुंचाना है, पाइप से पहुंचाना है, ग्लास से पहुंचाना है, बाल्टी में पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, मेथड इज डिफरेंट हो सकते हैं मेथड, बट जो आपको मेन एम है वो तो सेम हो सकता है ना भाई, वो तो आप एक ही चाहते हो ना कि पानी पहुंचाना है, तो वही था। नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। कई बार भीमराव अंबेडकर एग्री नहीं करते थे महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी एकदम चिल, रिलैक्स मैन, कूल। भीमराव अंबेडकर ऐसे नहीं थे, कई बार बदलाव जो है वो देखने को मिला। इसलिए क्या है, हु गेव हिज फेमस स्पीच एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब 15 अगस्त की रात की बात आ रही थी भाई, तो किसी एक ने तो भाषण देना था, आखिरी भाषण चल रहा अपना, किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया। देश को प्रेस करना चाहिए, देश को एक बार तो बातचीत करनी चाहिए। सो हुआ यही। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो दर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीछे विचार है, क्या सोच रही। तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द इंडियाज डेमोक्रेसी। देश ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, देश ने, लोगों ने एकजुट होकर विरोधियों को हराया था, एकता दिखाई दी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, पीस, सोवरेनिटी, सब कुछ दिखाई दिया। वो मेन वैल्यूज बनी। क्योंकि हमारे देखो, हमारा ये प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में आप क्लियरली देखोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहली शुरुआत ही यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आगे देखोगे तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कहीं पर भी एक वर्ड भी ऐसा नहीं पाओगे जो आपको देश से अलग रखता हो, जो दो लोगों के बीच में लड़ाई करता हो, जो दो कास्ट के बीच में लड़ाई करता हो, जो दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई करता हो। इक्वालिटी की बात हो रही है। सो दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, भाईचारा, प्रेम, प्यार, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गणतंत्र, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सब कुछ है। सो ये जो दो वर्ड है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो हमने पढ़ा 2000 अमेंडमेंट हुई थी, तो ये जो दो वर्ड आए, सेक्युलर
एंड सोशलिस्ट जो दो वर्ड हैं, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आए। बच्चे सोच रहे होंगे तो भयानक शब्द है, ये क्या है 42? पहला अमेंडमेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे 42वें नंबर पे जो बदलाव हुआ, 42वें नंबर पे 42वीं बार में जो बदलाव हुआ, उसमें दो शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट समाजवाद एंड सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सब लोग एक बराबर है, किसी एक की सोसाइटी नहीं है, कोई भी एक रिलीजन ऊपर नहीं है, सब रिलीजन इक्वल है, सेक्युलरिज्म है यहां पे, कोई एक धर्म की बात नहीं करेगा। कल को अगर पंडित जी प्रधानमंत्री बन गए तो पंडितों का बढ़ाई हो जाए और सबका नुकसान हो जाए, नहीं करेंगे। सेक्युलर का मतलब यह है, सब रिलीजन इक्वल है, कोई भी एक ऊपर नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बेस पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसके ऊपर शुरुआत में पहला चैप्टर क्या है, प्रीएम्बल है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रीएम्बल। अमेरिका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से स्टार्ट किया है, इंडिया ने भी किया है, और कुछ बहुत सारे नेशंस ने भी ऐसे ही किया है। सो इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है ये। अगर एक इंसान को जानना है तो उसकी आत्मा को जान लो, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। वो इंसान की जैसी आत्मा रहेगी ना, उसका शरीर वैसे ही एक्ट करता है। आपकी आत्मा खराब है, आप खराब आदमी काम करोगे, आप सोचोगे भी वैसा ही, आपके कर्म भी वैसे ही होंगे। और आपकी आत्मा पवित्र है ना, तो आप सोच और आपके जो विचार हैं वो पवित्रता की तरफ जाते हैं। फिर आप ऐसी बात करते हो, पंडित जी होते हैं, ऐसा किसी का बुरा नहीं करना, भगवान जी की पूजा करना, तो ये आत्मा का फर्क है। एक इंसान जो मारकाट लड़ाई में विश्वास रखता है, फिर वो कहां पूजा करेगा? तो ये चीज फर्क है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमने सबसे पहले प्रीएम्बल में क्या पढ़ा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एन आउटसाइड पावर। भारत का संविधान हमने बनाया है, हमने अपने लोगों को चुनकर भेजा, उन्होंने बनाया है। किसी राजा को हमने पावर नहीं दी थी कि जा हमारे बदले पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, हम मानते ही नहीं थे, हमने तो ब्रिटिश को निकाल के फेंका है। नेक्स्ट इज सोवरेन, सो पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। सोवरेन का मतलब है संप्रभुत्व, जो कुछ है वो हम करेंगे, किसी और को अधिकार नहीं है हमारे देश में कुछ बात हमारे लिए करने का। सो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार क्या करेगी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से करवाते हैं। कोई बाहर की तीसरी शक्ति अगर ये कह दे, कह रहे आओ पैसा दूंगा करोड़ रुपया इनके लिए, ऐसा कर दो, नहीं, हमारा देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी विल डिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरली सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। संपत्ति जो है ना देश में, जो भी कुछ भी है, वो सोशली एकदम बटी हुई होनी चाहिए। पार्लियामेंट किसी एक का नहीं है, हिंदुस्तानियों का है पार्लियामेंट। संसद जो है सांसदों का नहीं है, पूरे भारत का है, उस पर कोई भी आ जा सकता है, बट प्रोटोकॉल है, अभी समझो आप, सिक्योरिटी रीजन होता है क्योंकि बैठने वाले वो हैं। तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसलिए सरकार को जो भी संपत्ति वो अपने अंडर लेकर अगर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाना चाहते हैं, किसी के पास बहुत जमीन है, सरकार स्कीम चलाती है, कभी तो कहती है कि चकबंदी कर दी, उससे क्या होता है, तुम्हारी जगह उठा के वहां दे दी और तुम्हारी जगह को उठा के बांट दिया, ये भी करती है। सेक्युलर क्या होता है, सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। मैं किस रिलीजन को मानता हूं ये मैं जानता हूं, आप किसको मानते हैं या आप जानते हैं। कोई दोस्त आपको ये कह दे कि आपको वो रिलीजन मानना है, नहीं, आपका जिसमें विश्वास है, आप जिस रिलीजन को मानना चाहो, एक्स वाई जेड किसी को भी मानो, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत सरकार की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई एक रिलीजन नहीं है। जो आपका धर्म है आप मानना चाहो मानो। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट की नजरों में हिंदू धर्म, ईसाई सभी हैं भाई भाई। गवर्नमेंट ये कभी नहीं कहेगी कि भाई हम हिंदुओं को मानो, आप मुस्लिम को मानो, सिखों को मानो, ईसाइयों को मानो, जिसको मानना है मानो यार, चिल रहो, देश में शांति बनाए रखो, बस यही तो छोटी सी डिमांड है देश की, यही छोटी डिमांड है क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, एक ऐसी सरकार जहां पे लोग चुनते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जहां पर लोग चुनकर भेजते हैं, लोगों के लिए सरकार अकाउंटेबल होती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, लोगों के भले के लिए करना है। तो गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स, कुछ रूल होते हैं, 5 साल में लोगों के लिए काम करना, नहीं करा लोग बदल देंगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टरल पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटी पोजीशन। प्रधानमंत्री को हमने चुना है, प्रधानमंत्री के बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे वो उनके बेटे नहीं होंगे, वो भी हम ही चुनेंगे। कितनी भी आप ताकत लगा लेना इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो चुनाव है वो हमेशा जनता द्वारा किया जाएगा। जनता विल डिसाइड कि कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन सांसद होगा। क्यों? क्योंकि सांसद ही जो है ना राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो उनके पीछे भी हम ही तो बैठे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्टिस, सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर।
मैं एक जज हूं जो एक पर्टिकुलर धर्म को मानता हूं और मेरे सामने अपोजिट धर्म का बंदा आ गया, लटका दो फांसी पे। दिस विल नॉट हैपन इन इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं हो सकता और ना होगा। सभी धर्म एक बराबर। हमने सेकुलरिज्म की बात की है तो जस्टिस भी सबको बराबर मिलेगा एंड गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। जो भी लोग सोशली जस्टिस नहीं है उनको जस्टिस दिलाओ। लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स एंड मतलब कि कुल मिला के राइट्स की बात की, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिव विद प्रॉपर्टी, लिव विद जस्टिस, जो भी आपको आजादी चाहिए वो सब यहां है। नेक्स्ट बात करें तो इक्वालिटी, सब इक्वल है कानून की नजरों में। इनइक्वालिटीज को खत्म करो। गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करनी चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धर्म की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, किसी के लिए पार्शियल नहीं होना है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। इस देश में कोई भी धर्म का आदमी रह रहा हो, किसी भी कलर का आदमी रह रहा हो, किसी भी कास्ट का रह रहा हो, एक बात याद रखना, फ्रेटर्निटी, हम सब भाई हैं। सामने वाला देश अगर कल को आकर हम पर हमला किया, हम पर हमला करेगा, तो आप ये मत कहना कि हम तो इस धर्म के, हमारे धर्म के आदमी पर हमला नहीं किया। कभी भूल के बाद मत सोचना। भाईचारा बहुत जरूरी है। जब जब विरोधियों ने आग लगाई है तो हम सब ने ही अपने घर को बचाना सीखा है। तो हम सब ने, तो जो पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, वो भी हमारा ही भाई है यार। वो कहीं दूसरे मुल्क से आके नहीं रहा, वो कोई ऐसे परलोक से आके नहीं टपका है, हमारे बीच से आया है। हमें समझना होगा हमारे हिंदुस्तान में अब जो भी रह रहे हैं, जिस भी कास्ट के लोग रह रहे हैं, जिस भी धर्म के लोग रह रहे हैं, वो सब एक ही घर के हैं और ये घर है हिंदुस्तान, इंडिया। ऐसे इंडिया में कितनी भी डाइवर्सिटी रही हो, बट कोई ये नहीं कहता कि मैं जो है ना उस धर्म का हूं, उसका हूं, मैं इंडियन हूं। जब आप बाहर जाते हो तो आप कहते हो मैं इंडियन हूं। आप ये कह के देखना मैं राजस्थानी हूं, विदेशी को पता ही नहीं चलेगा अरे कहां से, पता नहीं कोई और देश आ गया। कभी नहीं मानेगा। जब बोलेगा तमिलनाडु, चेन्नई, कोई नहीं जानता। इंडिया को सब जानते हैं। तो ऐसी पावर को मेंटेन करो, ऐसी यूनिटी को मेंटेन करो। तो नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। आप किसी को भी इंफीरियर सुपीरियर मत करार करो। वी ऑल आर इक्वल्स, हम सब एक बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोवरेनिटी प्रोवाइड करता है, सेकुलरिज्म प्रोवाइड करता है, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है। तो फिर हम अलग कैसे हुए? हम अलग नहीं है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। आखिर जो हमारा ये जो पूरा देश का ढांचा बना है वो कैसा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन है वो कोई फिलॉसफी आधार पे नहीं है। इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट, या कोई ऐसे नहीं कह दिया तो हो गया कि भारत में ये सब होना चाहिए। इट इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तरीके से बनाओ सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कैसे होगा कैसे नहीं। सो मच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। हर पार्लियामेंट का, विधानसभा का, कोई बॉडी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसका एक तरीका है काम करने का। कैसे वो काम करेगी? पुलिस अपने दायरे में काम करती है, जज अपने दायरे में काम करते हैं, प्रेसिडेंट अपने दायरे में काम करते हैं, प्रधानमंत्री अपने दायरे में काम करते हैं, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मेक दीज चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है तो क्या हम बदल सकते हैं क्या इसको? अंकल जी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें? तो बेटा जी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदल तो सकते हो पर बेसिक रूल नहीं बदल पाओगे। कल को आपको भाईचारा हटा दो, जस्टिस हटा दो, फ्रेटर्निटी हटा दो, डेमोक्रेटिक हटा दो, रिपब्लिक हटा दो, सोशलिस्ट, सोवरेन सब हटा दो और नया कुछ डालते, बेसिक नहीं चेंज होंगे। तो आंसर है यस। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। चेंज कर सकते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए, लोगों के मन में विचार आए होंगे, लोगों की नीड्स बदली होंगी, देश में कुछ इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस हुए होंगे, तो बदलाव तो कर सकते हैं, नो डाउट। So those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. बनाने वालों ने भी तो लोगों के हिसाब से बनाया था, बनाने वालों ने तो सोसाइटी के लिए ही बनाया था, कौन सा अपने लिए बनाया था? इसीलिए तो 2000 अमेंडमेंट हुए थे, इसीलिए तो 114 दिन लगे थे। इसीलिए हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड इसलिए है कि भाई उसमें कुछ बेसिक चीजें जो आप बदल नहीं सकते, फ्लेक्सिबल इसलिए कि उन पे अगर कुछ सहूलियत के हिसाब से बदलना चाहो तो बदल देना। ऐसा नहीं है कि सारा ही रिजिड है सारा ही फ्लेक्सिबल है, नहीं, मिक्स्ड बोथ। सो दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ, सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर चीज फिक्स नहीं की गई, प्रोविजन बनाई गई कि प्रावधान है, आप चाहो तो चेंज कर दो, आप चाहो तो इसे और स्ट्रिक्ट कर दो, बट आप ये चाहो कि इनको मिटा दो
ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट इज दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मेकिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना कि कैसे सरकार चुनोगे, बोल बताया। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विद इन डिसीजन, किस पे कितनी पावर रहेगी, कौन क्या डिसीजन लेगा, किसकी सरकार क्या कर सकती है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड इट पुट लिमिट टू द व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। कोई सरकार अपनी औकात भूल गई, कोई सरकार लोगों ने चुन तो दी पर अपनी मनमानी कर रही है, तो संविधान ने बोल दिया भाई साहब औकात से बाहर नहीं, लोग भी हैं, अगली बार फिर से वोट करेंगे, नहीं आओगे। वोटिंग राइट छोड़ दिया। सबसे बड़ी ताकत, किसी भी सरकार को गिराने की ताकत लोगों के पास ही तो है, लोगों के हाथ में। और वो ऐसा राइट है कि आप एडल्ट सफरेज राइट टू वोट छीन ही नहीं सकते। समझ रहे आप बात? आपकी चाबी लोगों के हाथ में है, उस चाबी से वो आपको जब मर्जी घुमा सकते हैं, तो कंट्रोल में रहना। नेक्स्ट इज, तो बच्चों अब आगे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको जो अभी तक पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन पूरे अच्छे समझ में आया। हमने पढ़ा कि कैसे साउथ अफ्रीका नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक बना विद द हेल्प ऑफ नेल्सन मंडेला ओनली। नेल्सन मंडेला ने बहुत मेहनत की। इंडियन क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कैसे हमारे लोगों ने मिलकर 114 दिन लगाए, 2000 अमेंडमेंट की, प्रोविजंस बनाए, बदले, सब कुछ हुआ। कैसे वो 26 नवंबर 1949 को बना और कैसे वो 26 जनवरी 1950 को जो उसे एप्लीकेबल कर दिया गया लोगों के लिए, कैसे उसे सब लोगों ने माना, कोई विरोध नहीं हुआ हमारे क्वेश्चन में। छोटी मोटी समस्याएं सोच तो बनी रहती हैं, उनको इग्नोर करते हुए हमने मेजोरिटी की तरफ ध्यान दिया। हमने असेंबली ने ऐसे लोगों की बातें सुनी जो पूरे विश्व के यानी पूरे अपने देश के लोगों की मदद करती हूं। तो हमने पूरा प्रेम्बल पढ़ा कि वो कैसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हर जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में उसे पढ़ने से पहले एक बार प्रेम्बल पढ़ लो, तो सब कुछ वहां लिखा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेल्सन मंडेला? कौन सी बात नेल्सन मंडेला जी के लिए ठीक नहीं है? He had spent 26 साल उन्होंने जेल में बिताए। He was sentenced to life imprisonment. He was sentenced to life imprisonment in 1964. उम्र कैद दी गई 1964 में। अपार्थाइड सिस्टम उन्होंने विरोध किया था। यह सारी बातें तो बच्चों अगर आपको याद हो तो उन्होंने 28 साल बिताए थे जेल में, 26 साल नहीं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, यहां पे मतलब जो इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं। रोबन आइलैंड वाज लोकेटेड इन विच कंट्री? रोबन आइलैंड कहां था? तो अगर आपको पता हो, नेल्सन मंडेला जी को जो है 26 नहीं कितनी 28 सालों के लिए एक आइलैंड साउथ अफ्रीका में था जिसका क्या था, रोबन आइलैंड, वहां भेज दिया गया था अपने 7 साथियों के साथ। रोबन आइलैंड कहां पर है? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। डैश वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रंग के आधार पर जब आप लोगों में डिवीजन करते हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हमने पढ़ा अभी तक, व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स, तो ये जो डिवीजन है एंड का, इसको क्या कहते हैं? रेस का डिफरेंशिएशन, अपार्थाइड, सेग्रीगेशन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर, ये जो रंग भेद की नीति है किसके लिए ऑप्रेसिव थी भाई? ऑब्वियसली जिन्होंने चलाई थी उनको छोड़ के, यानी कि व्हाइट्स ने चलाई थी, तो नॉन व्हाइट्स की बात कर रहा है। तो व्हाइट्स, ब्लैक्स, बोथ, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द साउथ अफ्रीका एज पॉपुलेशन? साउथ अफ्रीका है, 3/4 किसकी पॉपुलेशन है, 1/4 किसकी, आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में दोनों बताना बच्चों, व्हाइट यूरोपियंस, नेटिव ऑफ अफ्रीका, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर इश्यूज ऑफ द नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लोग किस बात से परेशान थे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी? व्हाइट यूरोपियंस उनको परेशान किया था। अब प्रॉब्लम देखते हैं कि दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन अ व्हाइट एरियाज विदाउट अ परमिट। जहां गोरे लोग काम करते थे वहां जाने नहीं दिया जाता था। दे डू नॉट हैव द राइट टू यूज टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, होटल, टैक्सीज, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, बीच, यहां नहीं जाने दिया जाता था। दे डू नॉट अलाउड टू लिव इन व्हाइट एरियाज, जहां गोरे लोग रहते थे वहां भी नहीं रहने दिया जाता था, या फिर सारी बातें। तो बच्चों परेशानी देखो इनमें, इन सबसे तो ब्लैक पीपल्स परेशान थे, तो सारे आंसर करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। अरे मैंने ही बता दिया, वाओ, हमसे मिस्टेक हो गया और हमने आपका आंसर बता दिया, आपको बताना था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज लॉन्च्ड द
प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी? सेग्रीगेशन आपको पता है ना, व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स के बीच में। अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला पार्टी, या फिर सारी? देखो बच्चों, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में तो आया होगा। ये मेरा आत्मविश्वास है और यकीन मानो बहुत मेहनत के साथ आपको ये पढ़ाया है। सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे करोगे ना तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे सारे बच्चों को ये समझ में आया। ना केवल 9th वालों को बल्कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझना, बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। बुनियाद तभी अच्छी है जब आप उस बुनियाद पे उतना ही ध्यान दो, क्योंकि मंजिल उसके ऊपर खड़ी होनी है। तो बुनियाद पे अगर अच्छे से ध्यान गया ना तो मंजिल लाजवाब होगी। तो यही देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट डिड साउथ अफ्रीका कम अबाउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड? कितने साल की बहसों के बाद साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो कि बहुत लाजवाब था? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से क्या फायदा है कॉन्स्टिट्यूशन होने का? मतलब कि क्या नुकसान है, फिर वो समझ लेना। ट्रस्ट बन जाता है लोगों के बीच में, सरकार पे एक लिमिट बनी रहती है, लोगों की उम्मीद बनी रहती है, या सारी बातें बनी रहती है? कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर विद ग्रेट ब्रिटेन? किस नेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने नेशन के लिए जब ब्रिटेन से लड़ाई लड़ ली थी? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, नन ऑफ दीज? आपको बताना है, मैंने बताया अपने कंटेंट में। नेक्स्ट इज, what were the difficulties in front of a national leaders of India while framing the constitution for India? जब भारत का कानून बना रहे थे ना भारत के राजनेता, तो उनके सामने क्या दिक्कत आई थी? द साइज ऑफ कंट्री वाज ह्यूज एंड डाइवर्स, बहुत बड़ा था। ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट को बोल दिया किधर भी ज्वाइन करो, चाहे तो पाकिस्तान जाओ, चाहे वो इंडिया जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। या फिर कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन, कंट्री पार्टीशन से बनी थी तो दिक्कतें थी, या फिर सारी बातें? तो आपको करेक्ट आंसर बताना, मैंने आपको बताया था कि क्या इसके रीजन है। नेक्स्ट इज, इन 1928 हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? 1928 में किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? देखो 2 बारी ड्राफ्ट हुआ था, 1928 में और 1931 में। किसने किया? मोतीलाल नेहरू 5 कांग्रेस नेता, जवाहरलाल नेहरू 8 कांग्रेस नेता, मोतीलाल नेहरू 8 कांग्रेस नेता, या महात्मा गांधी 8 कांग्रेस नेता? करेक्ट आंसर आपके सामने है। आपको पता है, मेरा दिल ये कहता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है, और मेरी उम्मीद पे विश्वास बनाए रखो। मैं आपका मेंटर हूं, मुझे आप पे विश्वास है, आपको मुझ पे विश्वास होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई 1945, जुलाई 1946, अप्रैल 1946, जुलाई 1947? इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, वो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। नेक्स्ट इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया था, कब एडॉप्ट किया था? 26 दिसंबर 1950, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950? बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। जिस दिन एडॉप्ट किया था और एक दिन एप्लीकेबल किया था, जिस दिन लोगों को दिया था, तो दोनों ही डेट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? किसने Constituent Assembly ड्राफ्ट किया था? बताओ नन्हे मुन्ने बच्चों, अरे जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ। बहुत इजी नेम है, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, या फिर सारे? आपको मुझे यह भी बताना है कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, यह भी बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, यंग इंडिया अ वीकली जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाय? यंग इंडिया जो 1931 में पब्लिश हुई थी, उसे किसने किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसके लिए हिंट बता दूं, दैट पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। और बताओ। नेक्स्ट इज, डैश हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन? किसको पूरे अपने रिलीजन को फॉलो करने की आजादी है? सरकार अपना रिलीजन फॉलो करेगी, लोग, दोनों, या फिर नन ऑफ दीज? मतलब हमने देखा है कि सबको अपनी चॉइस थी ना, कि कोई भी कोई रिलीजन फॉलो करो, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, तो ये कौन कर सकता है ऐसा? नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द प्रियम्बल? 2 टर्म्स हमने देखी प्रियम्बल में जुड़ी थी, तो वो कैसे जुड़ी थी ये देखना है। 44 अमेंडमेंट है, 42 से, फर्स्ट से, नन ऑफ दीज से? बहुत सिंपल है बच्चों, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर दोनों का मतलब आपको पता था, जहां पे सब लोग एक बराबर हैं, कोई धर्म बड़ा छोटा नहीं है, सभी धर्मों को समानता है, सरकार भी किसी को प्रेशराइज नहीं करेगी, वो अमेंडमेंट बतानी है बस। नेक्स्ट इज, थैंक यू। सो
मैं भी इस बोर्ड का थैंक यू करूंगा बच्चों, और मुझे आदत है ऐसे रिसोर्सेज का थैंक यू करने की जो हमारी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उसको आसान बना देती है। हमें हर उस रिसोर्स का थैंक्स करना चाहिए जिसने हमारी लाइफ में असिस्ट किया, जिसने हमें सपोर्ट किया एंड जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम बहुत कुछ उससे सीख पाए। चाहे वो पेन क्यों ना हो, चाहे वो आंखें क्यों ना हो, या भगवान क्यों ना हो, हमें हर उस चीज का शुक्रिया करना चाहिए। भगवान से तो ज्यादा करना चाहिए, क्यों क्या पता रात में सोए और सुबह उठे नहीं तो भगवान से भी शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान आपने मेरा एक दिन अच्छे से बिताया। आपको सब चीजें समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, अब आपको इसके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए और आपका ये चैप्टर बहुत मस्त तरीके से खत्म होने जा रहा है। खत्म हो गया है सर? खत्म हो चुका है, बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में स्प्रिंट सीजन के वाया पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। सो बाय बाय, थैंक यू बच्चों।